audible, visible, everyone? Yes. Good आप evening. लोग को सुनाई दे रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, ma'am. Yes, sir. ये बच्चे हैं ना फरीन मैम, जितनी अब तक की जितनी पीडीएफ थी ना वो कंसोलिडेट करके बोल रहे हैं देने के लिए। अच्छा सर, जो इसलिए मैंने हाँ last मैंने शेयर किया है। हाँ। मैंने शेयर किया है लोगों को क्लास के बाद, तो मैं एक बार देखता हूँ, मैं खुद से कंसोलिडेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी जुड़े हैं ना, तो इसलिए करना पड़ेगा ये। ठीक है, एनी विच वेज देखते हैं। ठीक है सर। कैरी ऑन मैम। प्रीलिम्स दिया किसी ने? अभी सब आराम कर रहे हैं प्रीलिम्स दे के बच्चे। सर प्रीलिम्स में जो मॉडर्न के क्वेश्चन आए थे, दैट वाज टू डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट था। 3-4 तो ऐसा था कि मेरे स्लाइड में है वो सारे सवाल। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पेपर हिस्ट्री इजी आई थी कंपैरेटिव, आई एम नॉट सेइंग, मुझे ऐसा लगा हिस्ट्री इजी है, बाकी अदर लोग भी कह रहे हैं हिस्ट्री इजी आई थी। एंड थोड़ा सीसैट का हिसाब थोड़ा सा हुआ है, सीसैट टफ आया है इस बार। लेट्स सी, होप क्या होता है, एंड जो होगा अच्छा होगा, जो भी होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करूं मैं एक मिनट अपलोड कर, स्क्रीन शेयर करूं। यस मैम, मेजॉरिटी थी हिस्ट्री की। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आज से ना हम लोग एंशिएंट स्टार्ट कर रहे हैं, और एंशिएंट में मैंने जितने सवाल देखे हैं आरसीए से, मैं उसी के रिलेटेड पढ़ाऊंगी जैसे मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया। इस टाइम पे मैं थोड़ा अननेसेसरी आप लोगों को ऐसे मतलब नॉलेज डंप नहीं करना चाह रही, तो जो जरूरी है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सब आ चुके हैं ना क्लास में? ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एंशिएंट हिस्ट्री में पहली बात आप लोग ये समझो कि सबसे पहले जो था स्टोन एज चला, फिर उसके बाद जो है चालकोलिथिक एज आया, देन फिर हड़प्पन एज आया। हड़प्पन एज के लिए मैं आप लोग को अलग से लिस्ट दे दूंगी, मैं हड़प्पन आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि हड़प्पन से मैंने इतने सवाल देखे नहीं है। मैं आपको लिस्ट जरूर प्रोवाइड करूंगी, साइट से आता है। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पक्का पढ़ाऊंगी। मैं जो बड़े बड़े मेजर टॉपिक हैं जहां पे आपको दिक्कत आएगी मैं वो पढ़ा रही हूँ। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है वैदिक एज। वैदिक एज को हमने 2 भागों में बांटा है, एक लेटर वैदिक एज है जो बाद में आया, एक अर्ली वैदिक एज है जो पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हड़प्पन खत्म होंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होंगी। अदर हिस्टोरियंस जो हैं वो अलग अलग तरह की बातें कहते हैं कि कुछ रीजन था, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, तो वो अभी हमें उस डिबेट में नहीं पढ़ना। तो अभी हम वैदिक पे स्टार्ट करेंगे, फिर हम महाजनपद पढ़ेंगे एंड मौर्यंस पढ़ेंगे, एंड उसके बाद फिर हम आज ही मौर्यन आर्ट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को उसी दिन वही सेम आर्ट नागरा एंड द्रविडन स्टाइल पढ़ा दिया, तो सेम आर्ट आज भी मैं आपको मौर्यन आर्ट वहीं पे खत्म करा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो एंशिएंट हिस्ट्री में ना हमें सोर्सेज की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। एक तो किताब काफी कम है, जो है ढंग से प्रिजर्व नहीं हो पाई हैं, तो कुछ कुछ बुक्स हैं जहां से हम सोर्स लेते हैं। बाकी सारी चीजें जो हैं वो हमें कैसे पता चलती है? जब एक्सकवेशन होता है, जब एक्सकवेशन होता है तो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस समटाइम ऐसा होता है कि आपको कहीं से जो है पॉट मिली है, कहीं से कॉइन्स मिले हैं, कहीं से स्कल्पचर मिला है, कहीं से टॉयज मिले हैं, कहीं से आपको बिल्डिंग्स के थोड़े थोड़े रिमेन्स मिले, तो ऐसे चीजें मिली हैं। वैदिक टाइम की हमें चीज जो बिल्डिंग्स है वो कम मिली है। ठीक है, तो हमें उसके बारे में थोड़ा आइडिया कम है, क्योंकि देखो द मड स्ट्रक्चर तो वो एक तरह से खत्म हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह से चीजें जो है चल रही थी। तो पहले आपका आएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद को ऋग्वेद क्यों बोल रहे हैं? उस टाइम पे ऋग्वेद आई थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका जो है धीरे धीरे करके आपका लेटर वैदिक पीरियड आएगा, फिर उसके बाद आपके महाजनपद आना स्टार्ट होंगे, फिर आपका मौर्यन एज आएगा, फिर आपके धीरे धीरे करके फिर पोस्ट मौर्यन स्टार्ट होंगे, फिर इस तरह से चीजें चलेंगी क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, तो अब छोटी छोटी चीजें समझो। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था एक बहुत बढ़िया अर्बनाइज सिविलाइजेशन था। अगेन आई एम सेइंग अर्बनाइज। अगर आपसे हिस्ट्री में ऐसा पूछते हैं कि पहली अर्बनाइज्ड जो है आपकी कौन सी सोसाइटी थी या कौन सा सिविलाइजेशन था, वो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बनाइज्ड। मैं आपसे आप लोगों से बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रही हूँ, मे बी आप लोगों को पता हो, एंड समटाइम ऐसा होता है कि नहीं पता होता है। बेसिक कभी हमें बहुत इजी सवाल भी नहीं पता होता है। डिफरेंस क्या होता है? एक अगर मैं बोलूं कि एक अर्बन और एक रूरल एरियाज है,
जो एग्जैक्ट कोर डिफरेंस है वो क्या है। मैं अगर किसी सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन कह रही हूँ, किसी को रूरल सिविलाइजेशन कह रही हूँ, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं क्या यूज कर रही हूँ। मैम इकोनॉमी जैसे एग्रीकल्चर और टाउन प्लानिंग। यस, एग्रीकल्चर जब हम बोलते हैं मतलब कि अगर कोई रूरल सिविलाइजेशन है तो उनका जो एग्रीकल्चर है वो हमेशा प्राइमरी सेक्टर पे रहेगा, ठीक है, चाहे वो जमीन से जो है कुछ भी खेती अनाज ये सब कर रहे हैं। जहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व होता है वहां पर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे इंडस्ट्री, छोटे ही सही, आज की इंडस्ट्री मत समझना, छोटे ही सही, उसी फॉर्म में हम उस प्राइमरी से कुछ नया बना रहे होते हैं, कुछ अदर चीज बना रहे होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जा रहे होते, दैट इज अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर आपको डिफरेंस यहाँ पे नजर आएगा। तो सबसे पहला जो अर्बन सिविलाइजेशन होगा वो आपका होगा हड़प्पन। उसके बाद जो वैदिक पीरियड है वो अर्बनाइज्ड नहीं है, ठीक है, वो रूरल एरिया, वो रूरलाइजेशन की तरफ आपको दिखेगा। आप बोलोगे कि मैम ऐसा कैसे हो गया, लोग तो प्रोग्रेस करते हैं ना, यहाँ ऐसे कैसे हो गया। तो कुछ कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो अचानक से ऐसा बोला जाता है कि धीरे धीरे करके डिक्लाइन इतनी बुरी तरीके से हुई है कि उसको वापस से अर्बनाइज करने में थोड़ी मुश्किल हुई है। उस पास टाइम पे इन्वेजन हुए, आर्यंस आए। अब मैंने आर्यन की बात करी है तो आर्यन से एक चीज आप लोग समझ लो, ठीक है। जब मैं आपसे बोलूं आर्यंस या इंडो आर्यंस, तो ऐसा लोगों के दिमाग में, पता नहीं हमारे बचपन से दिमाग में ऐसा कुछ होता है कि हम रेस की बात कर रहे हैं। आर्यन जो है, अभी यहाँ पे इंडो आर्यन की जब बात करूंगी, जो वैदिक एज के जो लोग हैं वो इंडो आर्यंस हैं, वो रेशियल फीचर्स नहीं है, आप लोग याद रखना। वो हम एक लैंग्वेज के आधार पे उनको जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोल रहे हैं उसे हम आर्यंस कह रहे हैं। और एग्जैक्टली मैं अर का मतलब बताऊं तो अर का मतलब होता है टू कल्टीवेट, ठीक है, कल्टीवेशन करना। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे अगर बड़े बड़े आपको सेंटेंस बना के दे देते हैं कि अर्बन जो आर्यंस है, मैम 99% आप लोग ना उसमें से आप लोग लगा के आओगे कि रेशियल, क्योंकि आपने रेस ही पढ़ा है, तो रेस से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज द लैंग्वेज थिंग जो आपको याद में रखना है, ठीक है। तो आर्यन आए, सेंट्रल एशिया की तरफ से आए, धीरे धीरे करके माइग्रेट हुए, यहाँ पे हमारे यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हुई। तो वैदिक सिविलाइजेशन जो हमारे यहाँ पे लैंड में हो रही है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके ना चेंज हो रहा है। अभी क्या है, वैदिक सिविलाइजेशन रूरल सिविलाइजेशन है, तो वहां पे ना ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया पॉलिटी है या सब कुछ ना एकदम मिनिमम फॉर्म पे, जैसे आप सोच सकते हो कि छोटी छोटी सी पॉलिटी है, छोटा छोटा सा इकोनॉमी है, सब कुछ बिल्कुल एकदम मिनिमल है, कोई बहुत बड़ा सा स्टेट नहीं है। तब जब स्टेट नहीं है तो राजा का कंसेप्ट जो है यहाँ पे डिफरेंट होगा, कंपैरेटिव जो हम मिडिवल में पढ़ते आ रहे हैं, बाकी जगह जो हमने पढ़ा, यहाँ पे राजा इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। वो भी जो अर्ली वैदिक फेज है उसमें राजा अलग है, और जो लेटर वैदिक फेज होगा उसमें राजा अलग हो जाएगा, ठीक है। आप धीरे धीरे करके देखोगे चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऋग वैदिक के टाइम पे, ठीक है। आप लोगों को ये दिख रहा है ना क्लियरली? आई डोंट नो ऑरेंज कलर इज विजिबल और नॉट। Yes, ma'am. ओके, यस मैम, क्लियर। ऋग वेदा में जो सबसे छोटा सर्कल है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम कुल बोल रहे हैं ना। आप लोग आज भी बोलते हो ना कुल, आपने जैसे हिंदूज में बोलते हैं कुल देवता, कुल देवी, कुल जो है ना एक फैमिली, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक फैमिली को हम कुल कह रहे हैं। अब उस फैमिली को जो हेड करेगा, है ना, मान लो कि कोई उसका हेड होगा, मुखिया होगा उस फैमिली का, ज्यादातर लोग Father and elder brother. सॉरी Ma'am, father and elder brother. हाँ, तो जो उसको हेड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कुलपति बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब ग्रुप ऑफ फैमिली एक जगह पर मिलेगी, ठीक है, तो वो थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होगा, तो उसको हम ग्राम बोलेंगे, ठीक है। ग्राम का जो हेड होगा उसको हम लोग ग्रामणी बोलेंगे, ठीक है। अब लॉट्स ऑफ विलेजेस जब मिलेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे विश, ठीक है। समटाइम इट इज रिटन लाइक दैट कि VIS ओनली, विस, ठीक है, कभी कहीं पे SH भी लिखा होता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। तो उसका जो हेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे विस्पति। उसके बाद आपका होगा जना। जना मीन्स होता है द पीपल, सारे लोग, जितने भी लोग हैं उस टेरिटरी के अंदर वो सारे जना है, द पीपल। और उसी पीपल को जो हेड करेगा हम उसी को जाकर के आगे जाकर के ऐसे बोलेंगे कि राजन, ठीक है। अब वो राजन और आज का जो मेडिवल हिस्ट्री में जो हम लोग राजन पढ़े, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम समझेंगे। क्योंकि अभी आप सोचो, अभी दुनिया एकदम
नीचे स्टेज पर, अभी कुछ हुआ नहीं। उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ो लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में आपको एक जनपद नाम की चीजें दिख रही है, मतलब धीरे धीरे करके ना पॉलिटी इवॉल्व हो रही है। पॉलिटी इवॉल्व क्या होता है? पॉलिटी इवॉल्व ऐसे होता है कि जब आप ना लैंड, जो टेरिटरी है आपकी, जो आपकी जमीन है, आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हो कि ये जो जमीन है वो मेरी है। जब जमीन का मुद्दा आता है तो आप पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है आपकी। जब पॉलिटी, आप जमीन का होगा तब कोई होगा जो उसको रूल करेगा, जो उसको देखेगा, जो उसके लिए लड़ेगा। ऋग्वैदिक टाइम तक क्या हो रहा है कि ये जो लोग हैं ये ट्राइब्स हैं, ठीक है, एक साथ ये लोग रहते हैं, और इनमें सब जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही मिनिमल लेवल पर है। जितना खा रहे हैं उतना ही, मतलब जितना खाते हैं उतना ही उगा रहे हैं, इस तरीके से ये लोग चल रहे हैं। तब क्या है कि यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, और इनके यहाँ पर जो लड़ाइयां हैं, जो वॉर है, वो किसके लिए हो रही है? वो होता है कैटल थेफ्ट, मतलब जो आपके पास गाय है, बकरी है, भेड़िया है, जो भी उस टाइम पे कैटल्स है, उसको चोरी कर लेते हैं। अब कोई दूसरी ट्राइब वाला आता है, उसको चोरी कर लेता है। तो यहाँ जो मेन लड़ाई है वो गाय, बकरी, भैंस, ये चोरी है। यहाँ पर जमीन का कोई मुद्दा नहीं है। तो यहाँ से ये लड़ाइयां स्टार्ट हुई। तो अब लोगों ने बोला कि देखो यार, एक जने को ना खड़ा करते हैं, ठीक है, और उसी को बोलेंगे कि तुम जो हो ना हमें प्रोटेक्ट करना, ठीक है, तुम जो हो ये चोरी वोरी मत होने देना, तुम इसको बचा के रखना, तुम हमारे कैटल थे, तुम हमारा कैटल जो है बचाना, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, उसको एज अ चुन लिया और उसको बोला कि तुम जो हो तुम बचाओगे, ठीक है। उसी को हम लोगों ने राजन बोलना स्टार्ट किया, दैट इज द राजन ओनली, ठीक है। अब वो जो राजा है, अब वो राजा बन गया, ठीक है, मतलब राजन बन गया, चूजन है, वो अपने आप से नहीं बना, हेरिडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका बेटा है तो वो भी राजन बनेगा, नहीं, कोई हेरिडेटरी नहीं है। वो अगर काबिल होगा तो वो बनेगा, उसको लोग चूज करेंगे तो वो बनेगा, ठीक है, नहीं चूज करेंगे तो वो कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। तो अगेन क्या होगा कि ये जो जना है, अब लोग इसको बोलेंगे कि यार अब ये फ्री में क्यों काम करेगा, है ना, ये एग्रीकल्चर नहीं कर रहा, ये जो है ये कोई काम नहीं कर रहा, तो अब इसको कुछ चीजें चाहिए ना, इसको खाने के लिए कहाँ से होगा। तो लोग बोलेंगे कि तुम है ना, तुम हमारे जो है पशु पक्षी जो है उस पर ध्यान दो, उससे बचाओ, हम तुम्हें देते रहेंगे। तो वो क्या, एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, जैसे भी चाहो वो आप बोल सकते हो कि धीरे धीरे करके वो इनवॉलेंट्री भी होता चला जाएगा। तो हम तुम्हें खुशी से ला करके देंगे, दैट टैक्स इज नोन एज, धीरे धीरे करके वो टैक्स के नाम बदल जाएंगे। तो स्टार्टिंग में उसको बाली बोलते हैं कि बली हम आपको देंगे, आपको हम जो है आपको हम वो काइंड में टैक्स देंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। तो देखो धीरे धीरे करके एक सिस्टम बनता हुआ नजर आना है कि एक इंसान है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आप उसको टैक्स दे रहे हो, बट ये क्या है, खुशी खुशी है। अभी वो जो राजा है वो इम्पोज नहीं कर रहा है इन लोगों पर, वो राजा चूजन है। अगेन जब आप लेटर वैदिक पीरियड में जाओगी ना, तो धीरे धीरे करके चीजें ना ऐसी हो जाएंगी, हेरिडेटरी होते हुए आपको नजर आएंगी। जो जनपद का जो जना होगा, जो राजा होगा, वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे जब लेटर वैदिक पीरियड डिक्लाइन होगा तो धीरे धीरे अपने आप को बोल देगा कि नहीं, मैं राजा हूं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूं, तुम मुझे एकदम कंपल्सरीली है, तुम मुझे टैक्स दोगे, ठीक है, और मेरा बेटा भी जो है वो ऐसे करके राजा बनेगा। तो ऐसे करके चीजें बढ़ेंगी। अब देखो जनपद हो गया, जनपद बन गया। अब उसके बाद ये छोटे छोटे स्टेट्स है ना, छोटे छोटे स्टेट एक साथ आएंगे, ठीक है, इसका राजा कोई है, इसका राजन कोई है, इसका राजन कोई है, इसका राजन को सब मिला करके एक साथ जो है महाजनपद बनना स्टार्ट होगा। तो महाजनपद के लिए ऐसा बोला जाता है कि जो महाजनपद में जो मगध स्टार्ट होगा, मगध अंपायर स्टार्ट होगा, जब महाजनपद बन रहा है तो उसमें एक स्टेट है मगध, जो आज आपका बिहार है, ठीक है। तो वो इतना शक्तिशाली होकर के निकलेगा बाहर। तब हम कहते हैं कि वो जो है सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज था। वहां से अब हमने सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज क्यों कहा, जो अब देखो क्या होगा कि जो आपका जो वैदिक टाइम था उसके आसपास आपको ना आयरन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लोहा का डिस्कवरी हो चुका है। अब लोहा है तो लोग क्या करेंगे, नाइफ बनाएंगे, है ना, चाकू बनाएंगे, तलवार बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनना स्टार्ट होंगी, है ना। तो अब जब चाकू बनेगा तो लोग क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ काटना स्टार्ट करेंगे। जब पेड़ काटेंगे तो लैंड निकल के आएगी, है ना, लैंड खाली हो गई। अब क्या करेंगे, एग्रीकल्चर होगी उस पे ज्यादा। तो एग्रीकल्चर में जो प्लो होता है, जिसको आई डोंट नो रीजनल लैंग्वेज में, हमारी तरफ तो कुदाल बोलते हैं, अभी यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो पहले लकड़ी का होता था, अब खेती कर रहे हैं, उसमें पानी लग गया, वो खराब हो गया। अब क्या है, उसको लोहे से बदल दिया, है ना। तो अब लोहा खराब नहीं होगा। तो अब क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर सरप्लस होकर के आ रहा है।
अब जो भी चीज सरप्लस होना स्टार्ट होती है ना, फिर आप क्या करोगे, उसको बेचोगे, ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, है ना। तो फिर ऐसे ऐसे करके आप जो है आपका स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो अभी आपने देखा कि ये इस तरह से बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर ये लोग क्या करेंगे, ईस्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो आज की जो गंगा यमुना प्लेन है उधर बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली रिवर है तो दुआब रीजन है, तो ऑब्वियसली फर्टाइल होगा, ठीक है। लैंड इनको अच्छी खासी मिल गई, फर्टाइल लैंड मिल रही है, तो अब क्या, सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो इकोनॉमी भी बढ़ती चली जाएगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सरप्लस है ना, तो प्रोटेक्शन तो दोगे, तुम्हारा अनाज है तो कोई तुमने बहुत अनाज उगा के रखा है तो कोई प्रोटेक्ट करने वाला तो होना चाहिए। वो प्रोटेक्शन जो होगा वो आपका धीरे धीरे करके एक राजा का फॉर्म लेगा, ठीक है। तो दीज आर द रीजन कि क्या रीजन है ऐसे लेटर वैदिक से आपका महाजनपद बनने के लिए, ठीक है। तो इस तरफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उस तरफ की जो लैंड है वो इतनी फर्टाइल नहीं है। जब हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पे जो है ड्राउट आ गई थी, जो है जो सिंधु वाला एरिया है वो ढंग से नहीं था, वो लोग धीरे धीरे करके पीछे शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि फर्टाइल लैंड है। और अब आप जो है जंगल काट सकते हो क्योंकि आपके हाथ में चाकू तलवार ये सब कुछ आ चुका है, क्योंकि लोहा बन चुका है। अब उसके बाद महाजनपद क्रिएशन स्टार्ट होगी। तो दीज आर द टर्म्स जो पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको बस याद रखना है, ठीक है। अब जो जना है उसको गोपा या गोपति बोला, ठीक है, उसका जो हेड होगा, तो गोपा वही है। गोपा अगर आपसे पूछ लिया कि गोपा कौन है, ठीक है, एंड गोपा का टर्म जो है ये गुप्ता एज में जाते जाते इसका टर्म बदल जाता है, मैं अभी बता रही हूँ। तो गोपा या गोपति वो है जो आपको जो आपके कैटल थेफ्ट से बचा रहा है, ठीक है, वो बंदा है जो आपको कैटल थेफ्ट से बचा रहा है, ठीक है। गोपा ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप कुछ और समझ के बैठो, राजा भी फिर राष्ट्र का कंसेप्ट आएगा, द कंट्री जो जन है उसके ऊपर एक बैठा है, दैट इज राजा। उसके बाद जब लेटर वैदिक पीरियड आएगा तो अब देखो छोटी छोटी थोड़ी सी पॉलिटी बन गई ना, राजा को चूज किया जा रहा है, तो कौन चूज करेगा, कौन चूज करेगा, कोई चूज करने के लिए तो होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि सबको बुलाया आओ बैठो चूज कर, इतने सारे लोग हैं। तो अब क्या बोला कि देखो जो ब्राह्मण्स हैं और जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं और जो ब्राह्मण्स हैं, उनकी एक सभा बनाओ, उनको सारे को बुलाओ, क्योंकि वो अकलमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े हैं, तो उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो उनको बुलाओ और उनकी जो असेंबली होगी उसको सभा बोलेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी विलेज में लोग हैं वो कॉमनर्स लोग हैं, उनको हम समिति बोलेंगे, ठीक है। तो सभा जो है ना वो राजा को चूज करेगी, ठीक है, कौन राजा होगा, मतलब सभा को लगता है कि हाँ भैया कौन इतना शक्तिशाली है जो हमें अदर ट्राइब से बचा सकता है। फिर उसके बाद वहां पे वॉर करेंगे, क्योंकि सरप्लस है तो अब वॉर करके लूट करके लेकर आए, तो जो वॉर बूटी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग विधाता बोलते हैं। और जो यहाँ पे जो गणा है, गणा को ऐसा बोला जाता है कि हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी थी, वो जो सब चीज में सलाह देती थी, मोस्टली जो थी वो ब्राह्मण्स की थी, ठीक है, इसमें भी ज्यादा जो डोमिनेंस था वो ब्राह्मण का था, ठीक है। तो इस तरह से देखो एक क्रूड फॉर्म ऑफ पॉलिटी धीरे धीरे करके उभरते हुए नजर आ रही है ना। आप लोगों ने ये कि हाँ चलो अब असेंबली बनना स्टार्ट हो गए, लोग जो है चूज करने लगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज हेरिडेटरी हो जाएगी। अब महाजनपद जो है बनना स्टार्ट हुआ 6th सेंचुरी में आके, सारे जनपद को कंसोलिडेट करके एक जगह बनाएंगे, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि सेकेंड अर्बनाइजेशन है। बट अब देखो राजा जो है वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं हेरिडेटरी हूँ। जब राजा हेरिडेटरी हो जाता है ना तो वो क्या करना स्टार्ट करेगा, वो पावर को अपने आप में लेना स्टार्ट करेगा। जब कोई पावर अपने आप अपनी तरफ खींचता है तो हमको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड कर रहा है ना, वो सारी पावर को ले रहा है, तो बहुत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन दिखेगी हमें यहाँ से, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के थे, जब महाजनपद बन रहा था तो उसको दो तरीकों में बांटा गया, कुछ तो मोनार्की थी जहाँ पे राजा का शासन था, और कुछ क्या थे, रिपब्लिक्स थे। क्यों ऐसा क्यों था, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है, अभी भी चूज करने की प्रथा चल रही है। तो कुछ रिपब्लिक्स है जहाँ पे राजा को चूज किया जा रहा है, गणा संगा चूज करके उनको बोल रही है कि तुम राजा हो, और कुछ जो है मोनार्की है, कुछ ने बोल दिया कि हाँ हेरिडेटरी है, हम तो हमारे बाप भी राजा थे तो हम भी राजा है। तो यहाँ पे अभी दोनों चीजें चल रही है। सवाल हमेशा से ऐसा आता है कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रिपब्लिक थी, ठीक है, एंशिएंट टाइम पे, वो कौन थी, तो ऐसा बोला जाता है कि वृज्जी जो है वो सबसे बड़े रिपब्लिक है जो कि इंडिया की है, ठीक है। अब मोनार्की है, ठीक है, रूल्ड, ऑब्वियसली हेरिडेटरी स्टार्ट हो जाएगा। अब एक्सटेंड क्या है, ऐसा बोला जाता है कि कंबोज से लेकर के गंधार, कंबोज मतलब आपका जो आज प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है, वहां से लेकर के आपका पूरा का पूरा बिहार तक, ठीक है, बिहार से थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का बॉर्डर टच होगा, द लास्ट इज अंग,
अंगा आज का भागलपुर का रीजन है, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो एंड उसके बाद हिमालयन फुटहिल्स, गोदावरी जो आपका नीचे जो ये वाला पोर्शन है, जो आपका मध्य प्रदेश वाला पोर्शन है, वहां तक आपका ये एक्सटेंट है। तो इतना बड़ा पूरा ज्योग्राफिकल रीजन है, एक बार आप लोग मैप पे देखें, ठीक है। देखो, दिस इज कम्बोज, दिस इज गंधार, ये आपका अफगानिस्तान वाला पार्ट है, ठीक है। ये है आपका असाका, ठीक है, ये सदर्न मोस्ट है। सम टाइम पे इसको अस्मारा भी लिखा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये एक ही बात है। दिस इज द अंगा, ठीक है। ये जो वृज्जी है, जो मैंने आपको बोला कि अभी ये सबसे बड़ा रिपब्लिक था पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पर, ठीक है। दिस इज द मगध। अब ये जो मगध है ना आपका, आज का प्रेजेंट डे जो आपका मगध जो है, पटना, फिर नवादा, गया, इन सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक बहुत बड़ा अंपायर था उस टाइम पर मगध। अब मगध क्या करेगा, धीरे धीरे करके ना ये फैलना स्टार्ट होगा। पहले ये अंग को कैप्चर करेगा, फिर धीरे धीरे करके मैट्रिमोनियल अलायंस होंगे, फिर ये आसपास के एरिया जो आपको दिख रहे हैं ना, काशी, मल्ला, कोसाला, वत्सा, अवंती तो सबसे पावरफुल किंगडम में से एक था उस टाइम पे, मत्स्य, कुरु, पंचाल। तो ये धीरे धीरे करके ना सबको कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये मोस्ट पावरफुल एम्पायर बन के निकलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि मगध एम्पायर, ठीक है। वहां से मगध एम्पायर की शुरुआत होगी। अब ये एक दिन में तो नहीं हो गया होगा, है ना। अब यहाँ से हमारे ग्रेट अशोका बिलोंग करते हैं, बहुत बड़े बड़े राजा यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो एक दिन में तो नहीं होगा। पहले कुछ कुछ छोटी छोटी डायनेस्टी आए होंगी, उसके बाद एक इतना बड़ा एम्पायर बना होगा। ये ट्रांजिशन का मैंने आपको रीजन बताया कि क्या रीजन था इस तरह से ट्रांजिशन का। और दूसरी चीज, अब ये लोग ये करने लगे, राजगृह जो है आज का राजगीर है, ठीक है, जहां पर जो राजगीर रीजन है बिहार के अंदर, तो उसको ना फोर्टिफाइड करना स्टार्ट करा। मतलब कि जो आपका कैपिटल है, जो आपका स्टेट है, उसका कैपिटल, उसको क्या कर रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो। मतलब आप उसको घिरवा रहे हो, चाहे तो नेचुरली वो किसी तरीके से घिरा हुआ है, चाहे उसको घिरवा रहे हो, ठीक है। तो आप ना एक तरह से प्रोटेक्शन कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं डर है कि अटैक हो रहा है, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इस तरीके से चीजें धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ठीक है। तो राजगीर और कौशंबी, इनको फोर्टिफाई करा गया था। अभी राजगीर तो अपने आप ही फोर्टिफाई था, उसके चारों तरफ ना 5 हिल्स थे। तो ऐसा बोला जाता है कि दैट्स वाई सारे जितने भी राजा थे ना महाजनपद मगध के टाइम पर, वो राजगीर को अपना कैपिटल बनाते थे ज्यादातर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजगीर के अंदर कोई नहीं घुस सकता, क्योंकि वो 5 तरफ से हिल से कवर्ड है, तो नेचुरली वो कवर्ड है, तो इसलिए वो उसको बाहर से अटैक उस पर नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई मैक्सिमम राजा जो है उसको राजगीर को कैपिटल बनाएंगे। पटना से पहले, पटना पाटलिपुत्र, उस टाइम पे पाटलिपुत्र बोलते थे, उससे पहले सारे के सारे जितने भी राजा राजगीर पे ही अपना फोकस रखेंगे कि राजगीर जो है हमारा कैपिटल रहेगा, ठीक है। अब थोड़ी सी पॉलिटी वगैरह देखिए, ठीक है। अब देखो अटैक होना स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली आर्मी होगी। पहले स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, उसने बोला कि हाँ चूज करके यार तुम बचा लेना, चोरी चमारी ना हो जाए, हमारे जो पशु पक्षी हैं चोरी कोई ना कर पाए। अभी क्या है, आर्मी है, लैंड के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक पूरी अच्छी सी परमानेंट प्रोफेशनल आर्मी जो है स्टेट मेंटेन करता होगा, मतलब जो राजा है वो मेंटेन करता होगा, है ना। और भी ऑफिशियल्स होंगे। अब धीरे धीरे करके ना ऑफिशियल आना स्टार्ट होंगे, जो ऑब्वियसली आजकल के आप देख रहे हो कि हाँ, जो एक अभी आपने देखा कुल था, गणा था, ऐसे करके थे। अभी क्या होगा, धीरे धीरे करके ये चीज एकदम प्रोमिनेंटली आपको नजर आने लगेगी। अब आर्मी है, उसका कोई चीफ होगा, तो उसको बोला सेनापति होगा, ठीक है। अब राजा है, वो चीफ रूलिंग क्लैन से है, अब उसका कोई डेप्यूटी होगा, तो उसको उपराजा बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब देखो, अब इतना सब कुछ चल रहा है ना, तो टैक्स कहाँ से आ रहा होगा, टैक्स भी तो आ रहा होगा। मैंने बोला टैक्स भी तो हेरिडिटरी होगा, तो कोई ऐसा बंदा होगा जो टैक्स कलेक्ट कर रहा होगा, कोई ऐसा बंदा होगा जो ट्रेजरी को देख रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो एक्सटर्नल अफेयर्स देख रहा होगा, क्योंकि अब लड़ाई वड़ाई सब शुरू हो चुकी है। तो धीरे धीरे करके पॉलिटी इवॉल्व हो जाती है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पॉलिटी मिलती है। इवन आज भी आप देख सकते हो, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने यहाँ की पॉलिटी जो अर्थशास्त्र रिटन बाय द कौटिल्य, उन्होंने उसका मेंशन किया था कि इस तरह से चलते हैं। और आज भी जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उसमें भी बार बार जो यहाँ का सप्तंग थ्योरी है वो बोला जाता है। तो ये वाला जो आपका पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चीजें एकदम आज के हिसाब से आपको अगर राजा हटा दो तो बाकी चीजें पॉलिटी आपको यहाँ से देखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से चीजें इस तरह से स्टार्ट हो। आपको क्या करना है, सवाल क्या आता है, सवाल आपको कभी तो
कंसेप्चुअल पूछा तो पूछ लेगा कि क्यों बढ़ रही थी चीजें, वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों बढ़ रही थी। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हाँ ऐसे क्यों बढ़े, आयरन का डिस्कवर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, आप समझ गए। दूसरी चीज यहाँ से सवाल क्या आता है, चाहे तो किसी संस्कृत बुक का नाम पूछ लेंगे, किस बुक का नाम बताओ। ठीक है, तीसरा सवाल ये पूछते हैं कि ऑफिसर का नाम दे देंगे और आपको बोलेंगे कि बताओ ये जो सन्नी हरता है, सन्नी धरता है, करता क्या है। अब आप बैठे हो एग्जाम में, यार ये है क्या, दूर दूर तक आप नाम गेस नहीं कर पाओ जब तक आपने पढ़ा नहीं। उसके अलावा जो है यहाँ से सवाल ये आते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिसर था उसको क्या बोला जाता है। यहाँ से ऐसे सवाल बनते हैं। तो मैंने आपको भर भर की लिस्ट दी है और मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट भी बता दूंगी। और लास्ट अभी कल ही के पेपर में यूपीएससी ने यहाँ से एक सवाल पूछा है, अगर आप में से किसी ने दिया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो सब कुछ स्टार्ट हो गई ना, सरप्लस प्रोडक्शन है तो कॉइन भी स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ कॉइन के नाम है, कुछ कॉइन को पन्ना बोल रहे हैं, पुराना बोल रहे हैं, पंच मार्क कॉइन, ऐसे करके पंच मार्क कर दिया, ऐसे करके वो इस तरह से हो गए। कुछ कुछ में फिगर्स बना दिए, सन बना दिया, एनिमल, छोटे छोटे, मतलब इतना ज्यादा अभी आपको कॉइन नहीं देखने को मिलेगा। कॉइन आपको बहुत अच्छे कॉइन्स जो देखने को मिलेंगे वो पोस्ट मॉडर्न फेज में, जब बाहर से अटैक होगा ना, जब कुशियान्स आएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया कॉइन देखने को मिलेंगे। अब देखो मैंने आपको बोला अर्बनाइजेशन है, मतलब इंडस्ट्रीज है कहीं ना कहीं, है ना, लोकल लेवल पे जैसी भी मिनिमम लेवल पे, लेकिन है। तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन होंगे, है ना, तो बिजनेसमैन जो होंगे तो मर्चेंट गिल्ड्स, उनको हम गिल्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है, उनका नाम है श्रेणीज। एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि श्रेणी कौन। ठीक है, तो अब इनका भी समूह होगा। अब ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, अर्बनाइज्ड है ये सिविलाइजेशन, बिजनेस कर रहे हैं, तो इनका क्या नियम है, कैसा क्या करना है, क्या करना है, तो ये भी कहीं ना कहीं पे लिखा होगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया पॉलिटी चल रही है यहाँ पर। तो ऐसा बोला जाता है कि श्रेणी धर्म करके ऐसा एक रूल बुक था, उसमें इनके बारे में लिखा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। कॉइन हो चुका था तो ऑब्वियसली इनको ट्रेड करने में कोई इशू नहीं होगा। कॉइन जो है, ऐसा बोला जाता है कि पहले जो है ना स्टेट, पहले ये जो गिल्ड थे इन्होंने स्टार्ट किया था कॉइन बनाना, क्योंकि इनको ट्रेड करना था। फिर धीरे धीरे करके ऐसा होता है कि स्टेट बनाना स्टार्ट करते हैं, बोलती नहीं भैया तुम क्यों बनाओगे, हम राजा हैं, हम बनाएंगे। तो फिर राजा बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो तो प्रॉब्लम क्या है, तो इस वाले टाइम में प्रॉब्लम क्या है, 4 वर्ण में बटी हुई है सोसाइटी। ठीक है, एक तो हम लोग बोल रहे हैं ब्राह्मण, दूसरे आपके क्षत्रिय, उसके बाद क्या है वैश्य, और लास्ट में आपके शूद्रस। ठीक है, अब जो ब्राह्मण है और जो क्षेत्रियास हैं उनको बोला कि आप ना टैक्स नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे, क्योंकि ब्राह्मण तो भैया पंडित हैं। क्षत्रियास कौन है, क्षत्रियास वो हैं जो राजा हैं। बाकी जो वैश्यास हैं और जो शूद्रास हैं, सारा का सारा टैक्स का बर्डन इनके ऊपर है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मतलब जो बड़ा क्लैन है वो टैक्स नहीं दे रहा है और ये लोग टैक्स से परेशान है। ठीक है, कोई किसी भी तरह का फॉर्म रख लो कि बाली है, अलग अलग तरह के भोग है, भाग्य है, अलग अलग तरह का टैक्स था उस टाइम पर, इनके ऊपर बर्डन है। वैश्यास कौन है, दे आर द बिजनेसमैन पीपल। ठीक है, जो श्रेणीज है वहीं से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि यार सारा टैक्स तो हम ही दे रहे हैं, हम कमाते हैं सारा, हमारा तो पैसा टैक्स में चला जाता है। शूद्रस तो ऐसे ही परेशान थे डिस्क्रिमिनेशन से। तो अब जाकर के एक नया रिलीजन डेवलप होने की बात है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो बहुत डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, और ये क्षत्रियास जो है इन्होंने अपनी साठ गांठ बना के एक साथ रख लिया। तो अब क्या होगा, अब आपको देखने को मिलेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे रिलीजन, जिनका ये, अब आपको ये लगेगा कि दोनों तो क्षत्रियास थे, दोनों क्षत्रियास क्लान से बिलोंग करते थे, बट स्टिल वो इस चीज के लिए लड़ते हैं। ठीक है, कि भैया ऐसा नहीं है सबके सब टैक्स दोगे। तो यहाँ से आपको एक इनइक्वालिटी भी नजर आएगी। ठीक है, अब आपको नए नए देखो, अब कोई टैक्स का नाम है बाली, है ना, उसको धीरे धीरे करके कंपलसरी टैक्स बना दिया। उस टाइम पे क्या था कि चलो अपने मन से दे देना, खुशी से दे देना, अभी क्या नहीं देना है, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, देना है। तो अब उसके लिए ऑफिसर भी होगा कोई, तो उसके ऑफिसर का नाम बोला कि बाली साधका। ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब वो टैक्स किससे कलेक्ट करेगा, वैश्य से और शूद्र से कलेक्ट करेगा। तो इनके कन्फ्लिक्ट आपको बहुत देखने को मिलेंगे महाजनपद के टाइम पे। अब सोसाइटी कैसी थी, सम टाइम पूछ लिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि 4 वर्णों में बटी थी। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप इसमें ये बोल सकते हो कि जो शूद्र एक और क्लास थे, जो धीरे धीरे करके जो अनटचेबल्स हैं वो एक और अदर क्लास जो है वो फॉर्म होगी। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, अब देखो
अब एक चीज देखो, जैसे आज हम लोग बोल रहे हैं ना कि हाँ कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे है, ये है, उस टाइम पर भी होता था, ठीक है। तो अब बड़े बड़े हाईवेज बनाना स्टार्ट करें इन लोगों ने, कि यहाँ से उठा के हाईवेज मथुरा से पाटलिपुत्रा, बड़े बड़े हाईवेज, ऐसा बोला जाता है कि कंबोज से गांधार से लेकर के आपको यहाँ तक बना दिया, जो आपका असमारा है वहां तक के हाईवेज बना दिए। क्यों बनाए? क्योंकि ट्रेड करना है, ठीक है, क्योंकि अर्बनाइज्ड है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? हम ये क्यों बोलते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है ना ये अलग है, उधर वाली सिविलाइजेशन अलग थी? तो ऐसा बोला जाता है कि जो आपकी जो पॉटरी होती है, ठीक है, जो आप जो आपका घड़ा होता है, उसके हिसाब से जो हिस्ट्री में इन सारे फेस को बांटा गया। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो पॉटरी है वो बहुत शाइनी एंड ग्लॉसी है। तो इस जो पर्टिकुलर ये है, जब आपको कहीं से कुछ चीजें मिलना, जब आप एक्सकवेशन करना स्टार्ट करते हो और आपको जब घड़े मिलना स्टार्ट होते हैं ना, तब आप बताते हो अच्छा ये इस टाइम का चीज है, ये इस टाइम का है, ये जो है वैदिक टाइम की चीज है, ये जो है उससे पहले की चीज है, ये रेड वेयर पोएट्री है, ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पोएट्री। इस तरह से आप चीजों को डिफरेंशिएट करते हो। अब आप बोल रहे हो कि मैम इसमें ऐसा क्या है कि पॉलिश्ड वेयर के इस टाइम पे आप देखो कि आयरन आ चुका है, तो अब पॉलिशिंग स्टार्ट हो गई है, अब चीजें खूबसूरत बनना स्टार्ट हो गई। पहले क्या था कि सिर्फ बेसिक काम के लिए किया एंड काम के लिए खत्म हो गया। अब जो है ऐसे बांटा। अब मैंने आपको बताया कि असाका तक था, नीचे आपका एमपी से थोड़ा नीचे तक था। तो ऐसे बोला कि देखो ये जो पार्ट है ना, ऊपर वाला जो नॉर्थ पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे उत्तरापथ, और जो नीचे है उसको बोलेंगे दक्षिण पथ, दैट इज साउथ, है ना। इस तरह से धीरे धीरे करके हम इस तरह से बांटेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हुई, देखो इतना कुछ हो रहा था, तो मैथ्स का ज्योमेट्री, इन सब का पाइथागोरस ट्रिपल, ये सब यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे करके चीजें स्टार्ट होने, आप हिसाब लिख रहे हो ना, अब तुम ले रहे हो बाली ले रहे हो तो हिसाब तो लिखोगे, है ना। इतना बड़ा सब कुछ चला रहे हो, कानून बना रहे हो तो लॉ तो लिखोगे। तो अब ना सारी चीजें लिखना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मेडिवल जैसा नहीं, बट हाँ चीजें लिखना स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। अब क्या है कि जो ये मगध है, अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके आसपास के एरिया को अटैक करेगा। अब आखिर मगध ही इतना क्यों स्टैब्लिश हो पाया? और भी तो एरिया थे ना, मगध ही स्टैब्लिश क्यों हो पाया? पहली बात तो था कि मगध को मगध के पास था राजगीर मैंने आपको बोला कि प्रोटेक्टेड, पांचों साइड से हिल से ऐसे घिरा हुआ है। तो लोगों का मानना था कि उसको तो, वहां पे जो राजा बैठा है ना वो तो, उसको तो कोई छू भी नहीं सकता। अगेन आयरन ओर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा थे, ठीक है। अभी भी धनबाद वाला जो रीजन है जो आप लोग देख रहे हो, बाकी अदर रीजन हैं तो वहां पे आयरन ओर ज्यादा है। गैंजेटिक प्लेन्स है तो अगेन फर्टिलिटी ज्यादा है, रेनफॉल बहुत है, सरप्लस प्रोडक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि मगधन एम्पायर द फर्स्ट एम्पायर जिन्होंने हाथी का यूज किया। अब प्लेन पे ही हाथी चलाओगे ना, पहाड़ में थोड़ी ना हाथी को चढ़ा दोगे, प्लेन पे ही चलेगा। तो ये प्लेन है, तो यहाँ पे ये हाथी भी लेकर के आएंगे। तो फर्स्ट वन जो हाथी, आई थिंक जो हाथी यूज करते हैं, आई थिंक द मगधन पीपल, उसमें भी आई थिंक बिंबिसार वाज द फर्स्ट वन जो जिसने हाथी यूज किया वॉर में पहली बार, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव सोसाइटी है भैया, जो 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 अच्छे से तलवार बना रहा है उसको उसकी टैलेंट को इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है, इनोवेशन को इनकरेज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके और बड़े बड़े रूलर्स यहाँ पर आएंगे, बिंबिसार, अजात शत्रु, काल अशोक, डिफरेंट रूलर्स स्टार्ट होगा। ये मौर्यन स्टार्ट होने से पहले ही ये मगध है आपका, ठीक है। अब उसके बाद जो एंड में आएगा वो आपका मगध, मौर्यंस आएंगे, ठीक है। अब देखो, एक ऐसा बोला जाता है कि हर्यंक डायनेस्टी से पहले भी एक डायनेस्टी थी जिसको बृहद्रथ डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है, जिसने रियल में स्टार्ट किया था ये मगध एम्पायर। बट उसके बारे में हमें इतना पता नहीं है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि हर्यंक डायनेस्टी थी, उसका रूलर था बिंबिसार, उसने जो है हर्यंक डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। अगेन उसका कैपिटल कहाँ होगा? सबसे सिक्योर जगह का है, राजगीर, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, अब इसको पता है इसने क्या किया, अपनी आर्मी स्टार्ट करेगी, ठीक है, लड़ना है, इसको फैलना है। उसके बाद इसको एक चीज समझ में आई कि यार प्यार से भी फैला जा सकता है ना, डिप्लोमेसी से भी फैला जाता है। फिर ये शादी करना स्टार्ट करेगा। ऐसा बोला जाता है कि इसने 3 या 4 शादी करी। आसपास का जो आपका कोसाला, वैशाली, मोद्रा, 3 वाइफ थी इसकी, तो सारे स्टेट में जाकर के शादी कर ली, सारे स्टेट इसके अंडर आ गए, ठीक है। इसके बाद ये जो राजा, इसका बेटा होता है अजात शत्रु को बोला जाता है कि इसने अपने बाप को मारा। उसके बाद ये जो है राजा बना, नेक्स्ट राजा बना। ये पहला बंदा है जो अपने कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट करता है, ठीक है। पाटलिपुत्र आज का प्रेजेंट डे आपका जो है पटना,
आप लोगों ने वो देखी होगी ना, दैट बाहुबली मूवी, उसमें जो बाहुबली का जो भाई कजन होता है, वो एक वेपन यूज करता है ना, जिसको ऐसे वॉर में लेकर के जाते हैं, वो पूरा घूमते रहता है इस तरह से, पत्थर फेंक फेंक के मारते हैं, कट ऐसे उसके आगे से जो गुजरता है कट जाता है। वो अजात शत्रु ने डेवलप किया था, उसको बोलते हैं रथ मुलासा एंड महाशिला कंटा। वो ऐसे करके पत्थर फेंक फेंक के मारते थे। ये बहुत ही क्रूअल था और इसको एक्सपैंड बहुत करना था। इसके टाइम पे आपको एक चीज याद रखनी है, क्या हुई थी, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इस टाइम पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। बुद्धिस्ट काउंसिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि राजगीर में इसने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कराई। फिर अगेन उदयन। उदयन के लिए आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि भले ही अजात शत्रु ने कैपिटल शिफ्ट किया था, लेकिन जो फाउंडर ऑफ पटना या पाटलिपुत्र है उसको उदयन को ही माना जाता है। फिर उसके उदयन के बाद धीरे धीरे करके जो है डायनेस्टी डिक्लाइन होती है। फिर एक शिशुनाग डायनेस्टी करके आती है। तो शिशुनाग डायनेस्टी के लिए ऐसा बोलते हैं कि अभी तक ना इन लोगों ने अवंती को नहीं जीता था। अवंती को जीतना है समथिंग की बहुत बड़ी बात है कि अवंती को कोई जीत करके आया है। तो ये क्या करते हैं कि पहले अपना कैपिटल जो है वैशाली में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद फिर से जो है पाटलिपुत्र काल अशोक के टाइम पर शिफ्ट होगा। काल अशोक आपको नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि काल अशोक जो है अभी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इनका नाम बस आपको वहीं पर याद रखना है। उसके बाद नंद डायनेस्टी आती है। धीरे धीरे करके डायनेस्टी खत्म हो रही है, एक नई डायनेस्टी है। अब देखो नंद डायनेस्टी के बारे में एक चीज समझो कि अभी तक जो डायनेस्टीज आ रही है ना, तो सारी की सारी क्षेत्रीय डायनेस्टी है, मतलब जिससे राजा बिलोंग करता है ना, अकॉर्डिंग टू वेदा की क्षत्रिय लोग जो है रूल करेंगे। लेकिन ये पहली डायनेस्टी है जो नॉन क्षेत्रीय है। ठीक है, क्षत्रिय से बिलोंग नहीं करता। ऐसा बोलते हैं कि नंद जो है वो लोअर कास्ट लोग थे। तो उसमें एक राजा होता है महापद्मनंद। तो उसको ना बड़े बड़े टाइटल्स जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो क्या करता है कि पूरे एक तो अटैक करके वैशाली तक पहुंचता है। फिर अवंती को भी एनेक्स करता है। अवंती तो खैर शिशुनाग ने ही एनेक्स कर लिया था। तो पूरे को अटैक करता है, कलिंग को अटैक करता है। ऐसा बोला जाता है कि कलिंग से ना ये जो जैन जिना थे उनकी वो लेकर के आया था, इमेज लेकर के वहां से वो वापस आया था। तो ये बड़े बड़े टाइटल्स लेते हैं, एकारत जैसे टाइटल्स जो हैं कि हाँ सबको यूनिफाई कर दिया, एकारत है। उसके बाद धनानंद आता है। धनानंद एक ऐसा राजा है जिसके टाइम पे जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य, जो कौटिल्य है, चाणक्य जिनको भी बोला जाता है, तो वो जो है वो इसको बोलता है आकर कि देखो यार, जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो ना इंडिया की तरफ आ रहा है, वो तुम्हें अटैक करेगा। वो तुम्हें अटैक करेगा। तो बोलता है पागल है क्या, मेरे को कोई अटैक नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है उसकी बात नहीं मानता। ठीक है, तो उसकी बात नहीं मानता। तो ये जो चाणक्य है ये बोलता है कि ठीक है। तो और ये इनकी इंसल्ट करते थे। ऐसा बोलता है कि चाणक्य की बहुत इंसल्ट करते हैं ये धनानंद। तो ये ना चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाता है और बोलता है कि देखो ऐसी सी बात है, जो है वो अलेक्जेंडर जो है अटैक करने वाला है इंडिया पर, तो तुम पहले से प्रिपेयर रहो। ठीक है, तब से धनानंद जो होता है, धनानंद को हराता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। और यहाँ से आपकी मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट होती है। अगेन मौर्यंस के लिए बोला जाता है कि मौर्यंस भी जो हैं वो क्षत्रियज नहीं थे। मौर्यंस का जो धर्म है वो किसी को पता ही नहीं है कि मौर्यन कौन थे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जिनको बोला जाता है, सेकंड अलेक्जेंडर किसको बोला जाता है इंडिया के अंदर, जिसने अपने आप को बोला है सेकंड अलेक्जेंडर, अलादीन खिलजी है। वो अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर बोलता था कि मैं जो हूं मैं सेकंड अलेक्जेंडर हूं। ठीक है, अब मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट हुई। इन्वेड करा, ठीक है, अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा। अलेक्जेंडर की एक बैटल होती है, बैटल ऑफ हिडेस्पिस जिसको बोलते हैं, वो झेलम रिवर पर होती है। वहां का जो राजा होता है वो इससे लड़ता है। बाकी जो सारे राजा होते हैं वो जो है वो उसके सामने सर झुका देते हैं, बट अलेक्जेंडर से वो जो है वो लड़ता है। और उसको पसंद आता है अलेक्जेंडर को कि एटलीस्ट ये मेरे से लड़ा, तो उसकी टेरिटरी वापस करके वो वापस चला जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर जो है इंडिया में कुछ टाइम रहता है, फिर वो वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद वो कुछ ही टाइम के बाद बेबीलोन के आसपास वो मर जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि कभी कुछ हारा नहीं था, कभी एक बैटल नहीं हारा। उसको पूरी दुनिया जीतनी थी। तो यहाँ से आपका मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट होगा, जो कि पहली बार इंडिया में एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट हुआ, मतलब सारे की सारे यूनिफाई होंगे पावर। ठीक है, अभी छोटा छोटा है, अभी पूरा साउथ तक जाएगा, धीरे धीरे करके मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होता है तो उसको ऐसा बोला जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको सैंड्रोकोटस भी बोलते, ऑब्वियसली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होंगे तो उसको सैंड्रोकोटस बोल दिया। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये इसने डायनेस्टी स्टार्ट करी है।
तो अभी इसका डायनेस्टी कहाँ से है? ऐसा बोलते हैं कि जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाला रीजन था, वहां पे ना सेलेकस निकेटर नाम का एक राजा था जो राज करता था, ठीक है। उसी का जो अम्बासडर है, दूत है, उसी का नाम मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज वो है जिसने की इंडिका किताब लिखी है, जो यहाँ पर आएगा, मौर्यन अंपायर में आएगा और मौर्यन अंपायर के बारे में बहुत कुछ लिख करके जाएगा। तो इंडिका इज ऑल्सो अ सोर्स, ऑल्दो हमें पूरी फॉर्म में नहीं मिली है, बट स्टिल अ सोर्स, ठीक है। वो लिख करके जाता है और हमें यहाँ उसके बारे में, यहाँ से वो भी एक तरह का सोर्स है, ठीक है। तो उसको ऐसा बोला जाता है कि जो सेलेकस निकेटर था वो हार जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ऐसा बोलते हैं कि उसने जो है शर्त रखी थी कि तुम हार जाओगे तो तुम अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जो उधर है ना, कम्बोज वाला पूरा रीजन है, वो तुम मुझे दोगे। तो बोलता है ठीक है। तो उसके बदले में है ना, उस टाइम पे ना इतना कुछ नहीं था कि हाँ ह्यूमिलिएट करे, तो इसके बदले जो है राजा जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा बोले जाते हैं कि उन्होंने 500 हाथी गिफ्ट करे थे उसको, ठीक है। तो उसको 500 हाथी गिफ्ट करते हैं। उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट रखना है, आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में, लास्ट में ऐसा होता है कि वहां पे ना ड्रॉट आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये उस टाइम पे जो है अपना थ्रोन वोन छोड़ देते हैं और ये जैन धर्म को अपना लेते हैं और ये लास्ट टाइम पे वहां पे चले जाते हैं श्रवणबेलगोला, जहां पर आपको आज भी सबसे बड़ी मोनोलिथिक मूर्ति बोलते हैं ना, ऋषभ देव की सबसे बड़ी मोनोलिथिक मूर्ति है, जो आज भी कर्नाटका में श्रवणबेलगोला में प्रेजेंट है, ठीक है। वहां पे आई थिंक 12 साल में एक बार में बहुत बड़ा वो होता है। तो ये भद्रबाहु जैन मॉन्क थे, उनके साथ जाते हैं और ये कर्नाटका चले जाते हैं, अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। तो अपनी गद्दी ये किसको देते हैं? बिंदुसार, जो इनका बेटा होता है, ठीक है। और ये चले गए, छोड़ छाड़ के चले गए, जैन अपना लिया। यहाँ पे आप देखो ये लोग बहुत, आपको एक चीज दिखेगा कि इनके ना रिलीजियस वो नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन अपनाएंगे, जो आगे बिंदुसार होगा वो आजीविका सेक्ट को मानेगा। उसके बाद जो अशोक होगा वो स्टार्टिंग में तो हिंदू रहेगा, उसके बाद फिर वो बुद्धिज्म को अपना लेगा। तो ऐसे आप देखो कि एक ही डायनेस्टी में कितना ज्यादा लिबरल है यहाँ पर इस चीज को लेकर के, आपको जो मानना है मानो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सॉरी, तो बिंदुसार, ठीक है, इसको ऑल्सो नोन एज दैट इज अमृतरोपैट्स, जो भी उनसे बोला नहीं जाता वो, किसलिए ऐसा बोलते थे कि सबको ये जो है मारता है। और उसके बाद ये क्या करता है कि अशोका को बोलता है कि तुम जो तक्षशिला चले जाओ, तुम वहां पे गवर्नर बनना। उसके बाद फिर उसको उज्जैन का भी गवर्नर बना देते हैं। बिंदुसार अपना आराम से पूरा का पूरा जो अंपायर है उसको नीचे तक, साउथ तक एक्सटेंड करता है। अगेन आजीविका सेक्ट, अभी किसी को अगर नहीं पता, आजीविका सेक्ट ऐसा होता है कि देखो ये जिस टाइम पे ना आपकी बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप हो रही है, उस टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारी सेक्ट डेवलप हुई थी, ठीक है, बहुत सारी सेक्ट डेवलप हुई थी। उसमें से एक सेक्ट थी आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग ना जो ये मानते हैं कि हर चीज ना नियति पे फिक्स है, कि अगर नियति है, नियति होगी तो ये चीज होगी, मतलब डेस्टिनी, फेथ, ठीक है। उनका जो फेथ है वो डेस्टिनी पे, कि ये चीज है ना, ये चीज होनी है, अगर किस्मत में लिखी है तो ये चीज होनी है, तो वो इस चीज को मानते थे। तो उसी को हम लोग आजीविका सेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिंदुसार उसको मानते हैं। बिंदुसार, फिर उसके बाद इनकी डेथ होती है। एंड अशोका जो है, वो जो अशोका द ग्रेट है, वो आप देखोगे कि गद्दी पे जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, अशोका आते हैं। अशोका का ये ऐसा मानना होता है कि अशोका कुछ टाइम के बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज्म में आफ्टर द कलिंग वॉर। ऐसा बोला जाता है 268 या 269, एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। बहुत किताब में 269 बीसी लिखा है कि उस टाइम पे थ्रोन पे बैठते हैं। कुछ बुद्धिस्ट किताब ये लिखती है कि इन्होंने 99 ब्रदर को अपने मारा था अपना थ्रोन हासिल करने के लिए, बट आई थिंक दैट इज द एग्जैजरेट थिंग, आई डोंट नो, बट हाँ कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर में लिखा है, तभी मैं बता रही हूँ कि उन्होंने मारा था। क्योंकि 99 ब्रदर्स इज नॉट समथिंग ना, इतना छोटा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है तो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो उन्होंने मारा था और फिर उसके बाद वो गद्दी पर बैठे। तो बहुत सिविल वॉर, 4 साल की सिविल वॉर होती है, उसके बाद ये बैठते हैं। उसके बाद जब ये गद्दी पे बैठते हैं, उसके बाद जो है ना ये कलिंग युद्ध में जाते हैं, ठीक है। कलिंग युद्ध जो है इनका टर्निंग पॉइंट होगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो 2-3 चीजें यहाँ पर इनकी याद रखी। इनके टाइम पे सबसे ज्यादा जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछते हैं, वो इनकी पिलर, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट और इनकी पॉलिसी, ठीक है। अब ये स्टार्ट करते हैं धम्मा घोष, ठीक है। आपने ये धम्मा जो है आपने बुद्धिज्म में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये धम्मा अलग है उस धम्मा से। ये कहते हैं कि हम जो है धर्म को स्प्रेड करेंगे ओवर बेरी घोष। बेरी घोष मतलब होता है वॉर, मतलब मैं जो हूँ आज के बाद से, जब ये कलिंग वॉर में होते हैं तो वहां पे जब इतना ज्यादा
इतनी ज्यादा खून खराबा देख के इनका ना थोड़ा धर्म जो है एकदम परिवर्तन, दिल जो है एकदम परिवर्तन हो जाता है कि नहीं यार ये क्या है, इतना मारपीट करने के बाद अगर मैंने कुछ जीता है तो क्या मतलब है उसका। तो वहां से वो बोलते हैं कि नहीं मैं आज से ना लड़ाई वड़ाई नहीं करूंगा, मैं आज से कोई लड़ाई नहीं करूंगा, कलिंगा के बाद कोई युद्ध नहीं होगी। तो उसके बाद से धम्म घोषा पॉलिसी अपनाएंगे, मतलब कि मैं धर्म को प्रमोट करूंगा। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है यहाँ पर, धर्म का मतलब है योर ड्यूटीज, योर मॉरल्स, योर इथिक्स, ठीक है, उसका प्रमोट होगा, वेरी घोष से नहीं। अगर मुझे किसी से को जीतना है तो मैं उससे जा करके बात करूंगा, मारूंगा नहीं, मैं वॉर नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि बुद्धिस्ट बन गए और फिर ये जो है श्रीलंका तक जो है अपनी जो सेंट्रल एशिया है उधर अपनी सारी टीचिंग्स को फैलाते हैं। तो अशोका के लिए बोला जाता है कि अशोका जो है ऐसे राजा थे जिन्होंने बुद्धिज्म को इंडिया से बाहर भेजने में बहुत मदद करी। अगेन आप देखो किस चीज पे फोकस होगा, नॉन वॉयलेंस एंड मॉरल गवर्नेंस, ठीक है, मॉरल गवर्नेंस कि आप जो है ना एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है, एक वेलफेयर पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी जैसी बात हो, आप यूनिटी रखो एक दूसरे में, ठीक है, आप हर किसी की रिस्पेक्ट करो, ये सारी चीजें स्टार्ट हो। एक चीज और बोली जाती है कि इसने ऐसा बोला था कि जो मैं हूँ, जो अशोका है वो फादर है सबका, सबका फादर है। तो आप जैसे अपने पापा के साथ ट्रीट करते हो वैसे ही आप मेरे साथ भी ट्रीट करोगे, जो मैं बोलूंगा आप मेरी बात मानोगे, ठीक है। तो एक मतलब एक ऐसे क्रिटिसाइज करने के लिए ऐसा भी बोला जाता है, बट दैट पॉइंट इज ऑल्सो ट्रू, ऐसा हुआ है, ऐसा इन्होंने लिखा है, एक दो जगह पे ऐसा मेंशन है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से स्टार्ट हुई कि मैं फादर फिगर हूँ, मेरी सारी बात मानो, भले तुम्हारा मानने का मानो नहीं मानो। अब इतना कुछ स्टार्ट करा तो चलेगी कैसे चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलेगा, इतना बड़ा राज्य है, साउथ है, श्रीलंका तक पहुंच गए, श्रीलंका में जाके स्प्रेड कर रहे हो, वहां से आपके अच्छे टाइज हैं, तो चलेगा कैसे। तो अब ये चलेगा, तो अब यहाँ पे सबसे जो ऐसा बोले जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी है, देखो हिंदी में जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है, वो किताब जो है वो बहुत अच्छी किताब है, 3 भाग में ऐसे लिखा गया है। तो फर्स्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखा गया है, सेकंड में आपको सारी चीजें मैम आपकी आवाज रुक गई। मैम वॉइस नहीं आ रही है कि स्टेट कैसे चलता है, वो कैसे चलता है, तो इज लाइक कि आप जो एक्सटर्नल जो आपके अफेयर्स हैं कैसे करो, ठीक है। तो उस तरह से सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। एक मिनट मैम, नाउ इट्स क्लियर। मैं अपना वो वीडियो ऑफ कर दूं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे देखेंगे, की सोर्स हमने देख लिया अर्थशास्त्र, ठीक है। अब क्या है, एक थ्योरी दी गई, किसके भाई, कौटिल्य नहीं, जो चाणक्य हैं उन्होंने एक थ्योरी दी, सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है। सप्त मतलब 7, अंग मतलब पार्ट, ठीक है। अब एक स्टेट का 7 पार्ट जो कि बहुत एसेंशियल पार्ट है, इसके बिना स्टेट नहीं हो सकता। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, आज के टाइम के स्टेट में ये कंसेप्ट यूज होता है। आप लोग अगर पॉलिटी आप लोग स्टार्ट हो गए तो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो द मेन है दैट इज द किंग, ठीक है, किंग जिसको हम स्वामी कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, किंग है तो किंग भैया कहीं तो रहेगा ना, उसका फोर्ट मतलब उसका दुर्ग, ठीक है, रहने की जगह जो कि आलिशान होगी, बहुत बढ़िया शानदार, ठीक है। तो दुर्ग, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द स्टेट। उसके बाद क्या है कि अब ऑब्वियसली इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है तो मिनिस्टर होगा, इंपॉर्टेंट है ना, विदाउट मिनिस्टर आप कैसे चलाओगे, तो मिनिस्टर्स को हम कह रहे हैं अमात्य, ठीक है। उसके बाद पैसा, ट्रेजरी है ना, इतना बड़ा स्टेट थोड़ी ना बिना पैसे के चलेगा, तो कोष, ट्रेजरी। उसके बाद क्या है, मिलिट्री है ना, अटैक, सिक्योरिटी का पर्पस भी तो है, तो बल जिसको हम आज भी बोलते हैं ना बल, है ना, तो बल दैट इज मिलिट्री स्टेट। एंड फिर बाकी राजा हो तो रूल किस पे करोगे, लोग तो होने चाहिए, टेरिटरी तो होनी चाहिए, तो जनपद, पीपल या टेरिटरी। तो दिस इज द 7 कंपोनेंट जो कि एसेंशियल थे, ठीक है। इसमें से आपको 1-2 सवाल कभी कभी ऐसे बना के पूछे थे कि हु वर द अमात्यास, अमात्यास कौन थे, अब पता ही नहीं है अमात्यास कौन है, कोश क्या है पता ही नहीं है, कोश क्या है। तो यहाँ से जो कीवर्ड्स हैं यहाँ से बनना स्टार्ट होंगे, यहीं से सवाल आना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और,
कि अब दिख गया राजा बैठा मेन में, है ना, तो राजा जो है सेंट्रलाइज्ड हो गया है, ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी है, जो राजा बोलेगा वही होगा, ठीक है। अब कुछ कुछ मिनिस्टर्स के आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, मंत्री जिसको हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, आज भी आप चीफ मिनिस्टर ही बोल रहे हैं, मंत्री चीफ मिनिस्टर। पुरोहित मतलब जो भैया ब्राह्मण होगा, जो चीफ जो प्रेस्ट होगा, है ना, सेनापति अगेन। युवराज का थोड़ा सा इसमें आप देखोगे कि युवराज को ना एक स्टेट दे दिया जाता है कि लो, जैसे मुगल के टाइम पर जाओ गवर्नर बन के बैठो, तो उसको भी स्टेट दे देते हैं, बोलते जाओ इस स्टेट पे जाकर के अपना राज करना, अलग नहीं हो तुम, यहाँ पर अपना राज करना। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, जो कि राजा को हर डे टू डे में एडवाइस देगा कि हाँ यहाँ अटैक करना है कि नहीं, वहां अटैक करना है कि नहीं, इधर करना है कि नहीं, उधर करना है, दुनिया भर की चीजें। और ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे सुपरिटेंडेंट्स थे जिनको हम अध्यक्ष बोल रहे हैं। तो ये सारे ना थोड़े सिमिलर टर्म है, आप लोग इसको गेस कर सकते हो और इसको इजिली आप लोग इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो आर्मी है, तो आर्मी के लिए ऐसा बोला जाता है कि आर्मी में ना ऐसा होता था कि 6 कमिटीज होती थी टोटल, हर कमेटी में 5 मेंबर होता था, तो टोटल ऐसे आप 6 × 5 30 हो गए, है ना, तो ऐसे इतनी मेंबर्स की कमेटी थी। अब मैंने आप लोगों को कल से एक चीज पढ़ाई है कि पुराने में आप लोग पढ़ाया कि यहाँ के नॉर्थ में ना नेवी नहीं थी, बट यहाँ पे नेवी है, ठीक है, यहाँ पे नेवी है। तो अब इनके पास 6 सेक्शन है। इन्फेंट्री जो पैदल लोग चलते हैं, ठीक है, कैवलरी मतलब जो घोड़ा के साथ चल रहा है, चैरियट जो रथ के साथ चल रहा है, एलिफेंट यहाँ की जो आर्मी एंड एलिफेंट बहुत बड़ा पार्ट है, नेवी एंड ट्रांसपोर्ट। तो हर का एक ऑफिसर है, ठीक है। तो आप नाम से भी पता चल गया, पत्यदक्ष, पत्य मतलब पाथ, तो इन्फेंट्री हो गया। अश्व घोड़े को संस्कृत में अश्व बोलते हैं। रथदक्ष चैरियट, हत्यदक्ष दैट इज लाइक हाथी। तो इस तरह से यहाँ पे था। अब इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, इधर से अटैक उधर से अटैक, तो ऐसा बोला जाता है कि ना ये जो इनका ना स्पाई सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग था। स्पाई सिस्टम ऐसे स्ट्रांग था कि कुछ सन्यासी को बैठा दिया, भिखारी को बना दिया कि तुम जो है ना भिखारी बन के बैठे रहो, आप पता करो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो 2 तरह के एजेंट होते थे, एक होता था संस्था जो एक ही जगह पे बैठा रहता था, एक ही जगह पर, और दूसरा संचारी जो घूम घूम कर चीजें इकट्ठा करता था। अब ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती थी यहाँ पर, स्टूडेंट्स को भी मिलती थी। तो जो विष कन्या आप लोगों ने सुना होगा ना कि हाँ, जो हम जब रामायण और महाभारत ये सब पढ़ते तो विष कन्या का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो ऐसे लड़कियों को भी विष कन्या बोलते थे। अब महामत्या ऐसे करके जो हेड एजेंट है, इसमें से आपको कुछ चीजें याद करनी है कि सिविल कोड क्या था। लॉ जस्टिस भी देखेंगे तो सिविल कोड को हम लोग धर्मस्त्या बोलते थे, और क्रिमिनल कोड को हम लोग बोलते थे कंटशोधनास, ठीक है। इसमें से ये मैंने आपको लिख के दिया है, बट मैंने आपको एक लिस्ट भी दी है आपके लिए, ठीक है। अब देखो, अब स्टेट बना है, ठीक है। स्टेट में जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि सरकार होता था, उसको कोई रूल करता था, उसको हम लोग प्रोविंस होता था, उसको कोई अलग रूल करता था, सबके नाम होते थे कि शिकदार कौन है, अमुल कौन है, कि अमीर कौन है, मुकद्दम कौन है, ये सब हमने पढ़ा है ना मुगल में। तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम चल रहा है, ठीक है। प्रोविंस मतलब कुमार, प्रोविंस किसके अंडर रहेगा, युवराज के अंडर रहेगा, क्योंकि राजा अपने बेटे को ही देगा एक स्टेट। तो प्रोविंस मतलब स्टेट हुआ, ठीक है। तो उसको जो हेड करेगा उसको कुमार बोलेंगे। यूपीएससी में कल ये सवाल आया कि डिस्ट्रिक्ट ये कौन है, प्रदेशिका, राजुका, संयुक्ता, ठीक है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कौन से लेवल पे चलता है, अब आपको पता ही नहीं है ये चल क्या रहा है, आपको नहीं मालूम है। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, प्रोविजन था, प्रोविंसेस था, डिस्ट्रिक्ट था, सब डिविजन था। आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, तो वो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, ऐसा नहीं था कि टफ नहीं है, इसको टफ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब जो सब डिविजन पे बैठा है उसको गोपा स्थानिक बोल रहे हैं, और जो विलेज को जो हेड कर रहा है दैट इज ग्रामिका। तो इसको तो रट लो, ठीक है, इसको रट के जाना, क्योंकि देखो यूपीएससी से भी यहाँ से सवाल एकदम, ये जो आपका सेकंड वाली जो डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग भी आपने अगर बैक पेपर, अभी का जो पेपर है, कल ही वाला पेपर भी देखा होगा, तो आपको दिखेगा यहाँ से सवाल। इवन आप बैक पेपर भी उठाओगे आपको यहाँ से सवाल दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना कि कौन से जो पॉलिटिकल डिविजन है उसको कौन हेड कर रहा है, ठीक है। अब कुछ ऑफिशियल्स के नाम है, देखो दुनिया भर के ऑफिशियल हैं, मैं इस टाइम पर आप लोग को डंप नहीं करना चाहती हूँ कि आप बहुत कुछ याद करो, बहुत सारे हैं,
क्योंकि इनकी बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेसी, इनकी बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी। बट 2-3 जो इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया कि सन्निधाता जो ट्रेजरी ऑफिसर है, समाहर्ता जो टैक्स को कलेक्ट कर रहा है, जो चीफ टैक्स कलेक्टर है उसको समाहर्ता बोलते हैं। ये दो नाम ना बड़े कंफ्यूजिंग है, ये अगर आपको मैच द कॉलम में भी आ जाएगा ना, आपने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो उसको प्लीज ध्यान में रखना कि समाहर्ता जो है ना वो टैक्स लेता है, कलेक्ट करता है, हरता है तो कलेक्ट करता है, ठीक है। सन्निधाता मतलब ट्रेजरी ऑफिसर है, ठीक है। अब वही धर्मस्थला चीफ जस्टिस ऑफ द सिविल कोर्ट, प्रदेशिता, प्रदेशिका, रेवेन्यू ऑफिसर। देखो अगेन ये प्रदेशिका आपको यहाँ पे दिखाई देगा, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे हैं, ठीक है। देखो राजू का अगेन आ गया ना, रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर, युक्ता, इस तरह से आते हैं। देखो यहाँ पे गोपा का नाम फिर से आया, बट यहाँ पे चेंज है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंट, ठीक है। बहुत नाम है, इतना नहीं पढ़ना है आपको। अगर आपको ये भी याद रहेगा तो आप कर लोगे। और इसमें जस्टिस वाला याद करें ना कि मैम सेम ही होगा क्या आंसर? क्या मैम आंसर सेम होगा क्या? ये डिस्ट्रिक्ट में है ना प्रदेशिका, और उसमें भी मतलब दोनों सेम ही होगा? ये ऑफिसर है बेटा, ये हेड है, ये ऑफिसर है जो यहाँ से रेवेन्यू ऑफिसर। देखो अभी आप डीएम जो होता है उसका क्या काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखता है ना, और साथ में क्या होगा, जुडिशियरी भी देख रहा है। तो ये यहाँ के ऑफिसर्स हैं, इनका काम है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर है, इनका काम है, यहाँ के हेड है ये, और इनका काम है ये सब कुछ करना, ठीक है। तो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर जो है ये है, यहाँ से रेवेन्यू उठाएगा तभी तो काम करेगा आगे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर है, टैक्स कलेक्टर है। इस तरह से आपको ऐसे स्थानिका से आपको समझ में आएगा कि स्थानिक इज समथिंग दैट इज वेरी लोकल। तो आप दिमाग लगा लेना कि हेड ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इनमें क्या होता है कि इस ऐसे सवाल ना, इसमें ऐसा होता है कि 2 या 3 तो आपको पता होते हैं, क्योंकि 2 या 3 आसान होते हैं। एक होता है जो नया, जो एकदम आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी प्रकट होकर के आता है, वो आपके लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको 1 या 2 भी पता है ना, आपने 1 या 2 इंपॉर्टेंट भी आप रट के गए हो ना, तो आप पेपर में सॉल्व कर जाते हो सवाल। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आए, आप एलिमिनेशन से भी आप पहुंच सकते हो। अगर आपने 2 भी सही कर लिया ना तो आप 2 तक पहुंच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। 50% के बाद आप आंसर पहुंचना, ठीक है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ एटलीस्ट आप उतना याद करके जाओ, और जो बैक ईयर्स में आए हैं सवाल उसको रट के जाओ। बाकी जो भी मेरे आप लोगों को लग रहा है ना एक्स्ट्रा है तो मत रटो, मैं खुद बोल रही हूँ मत रटो। हाँ जिसको रटना है वो रट सकता है, बेनिफिशियल है, जिसको रटना है वो रट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बोला उतना ही कर लो, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा अंपायर है, इतना बड़ा अंपायर, अब बांटा होगा है ना कि भैया तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, तो कहीं ना कहीं स्टेट और कैपिटल का कंसेप्ट आया होगा। तो जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस है, ठीक है, वो जो है उसको बोला उत्तराखंड, और जो नदन में सारे जो प्रोविंस थे उसका जो कैपिटल था उसको बोला वो था तक्षशिला। तो ऐसे सवाल आते हैं, कैपिटल पूछ लेते हैं कभी कि बताओ प्राची जो है, जो सेंट्रल इंडिया था उस टाइम पर, उसका कैपिटल क्या था, दैट इज द पाटलिपुत्र। कलिंग जो था उसका कैपिटल क्या था, ईस्टर्न साइड पे था, उसका कैपिटल क्या था। दक्षिण पत्र का बहुत बार पूछा है कि उसका कैपिटल क्या है, स्वर्णगिरी। तो ये आपसे पूछ रहा था। अवंतिका, उज्जैन, ये आपसे जो कैपिटल है वो आपसे कभी कभी मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं। तो देख के जाना एक बार, बस मैप को भी देख लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बार एक सवाल पूछा कि अभी आपको लग रहा है लैंडलॉक्ड है, ऊपर है, नॉर्थ में है ना मौर्यन अंपायर, तो इधर नहीं है। तो एक बार ऐसे पूछा कि बताओ कौन से पोर्ट है। अब पोर्ट पूछ लिया तो अब लग रहा है पोर्ट कहाँ से पता होगा। तो 2 पोर्ट आपको याद होने चाहिए। एक वेस्टर्न पोर्ट जो दैट इज भरूच, ठीक है, जो आपके गुजरात साइड वाला जो है वहां पर है, और जो ईस्टर्न पोर्ट है आपका दिस ताम्रलिप्ति, ठीक है। ये सवाल तो बहुत बार पूछा है, क्योंकि भरूच तो आप फिर भी गेस कर लोगे, आज भी आपने सुना है, बट ताम्रलिप्ति आपने आज नहीं सुना है, तो ये आप गेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। और ऐसा इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब विलेज लेवल पे थोड़ा सा देख लो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अगेन द सेम चार्ट मैंने आप लोगों को दिया है, आप लोग वहां से भी इसको पढ़ सकते हो। मैंने बस आप लोगों आप रिवाइज करो, तो अगर शायद आप मेरी बात ढंग से नहीं सुन पाओ तो आप इससे रिवाइज कर पाओगे कि हाँ किसका क्या काम है एटलीस्ट। देखो जो अभी आपने पूछा था ना बेटा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रदेशिका इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड मेजरमेंट, टैक्स कलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये किसका काम है बताओ।
आज के टाइम पे डीएम ये जो राजोकास है इक्विवेलेंट टू द मॉडर्न टाइम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विद द जुडिशियल एंड द रेवेन्यू फंक्शंस। देख रहे हो? तो यस मैम। ये इस तरह से उस टाइम पर भी ऐसा ही था। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नया मॉडर्न टाइम में एकदम नया डेवलप करा है, हम पुराने जमाने से ही चले आ रहे हैं, धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो कुछ टैक्स हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, एक हिरण्या नाम का एक टैक्स है जो पूछा जाता है। हिरण्या क्या था? ठीक है, तो ऐसे टैक्स जो आप कैश में पे करते थे उसको हिरण्या बोलते हैं। ये हिरण्या बाद में बदल जाएगा, ये मौर्यन टाइम पे कुछ और है, अभी कुछ और होगा। एक आप कुछ काइंड में दे रहे हो, ठीक है, आपको अनाज हो रहा है तो आप दे देते हो जाके, तो उसको बोला प्रतिकार है। ठीक है, दे दिया, अनाज हुआ दे दिया, कुछ हुआ दे दिया, सब्जी दे दी। विष्टि हमेशा पूछते हैं, विष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्टि ऐसा है कि आपने ना फ्री में लेबर कराया है, ठीक है, फोर्स लेबर है, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं विष्टि। तो ये इस तरह से छोटे छोटे जो है ना टैक्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अब टैक्स के हिसाब से कुछ कुछ विलेज को बांटा गया। जो विलेज ऐसे, कुछ विलेज ऐसे थे जो टैक्स नहीं देते थे, ठीक है, तो उनको बोला परिहारिका, वो टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, कुछ विलेज थे कि जो उनका ये था कि वो सोल्जर प्रोवाइड करेंगे रॉयल्स आर्मी को, तो उनको बोलते थे अयोध्या विलेज। आप कुछ को बोला कुपिया विलेज। कुपिया विलेज वही थे जो आपको दाल चावल गोल्ड फलाना ढिकाना जो सब कुछ आपको इन द फॉर्म ऑफ टैक्स वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ तक तो मुझे अभी कोई सवाल नहीं दिखा है, बट हिरण्या से सवाल आ चुका है। विष्टि पूछा है, विष्टि 2 बार या 3 बार पूछ चुके हैं कि विष्टि क्या होता है। काइंड से नहीं पूछा है तो यार देखो अब उधर पूछ चुके हैं तो शायद इधर से सवाल आ सकता है। ठीक है, कैश वाला हिरण्या आपको याद रखना है, काइंड वाला प्रतिकारा याद रखना, विष्टि याद करना। बाकी इसमें से अगर आप कुछ भूल जाओ तो कोई बात नहीं, बट समाहर्ता और सन्निधाता नहीं भूलना है। ये हमेशा मैच का कॉलम में आता है और ये बहुत सिमिलर साउंड करता है। आप सच बता रहे हैं, उसको बिना रटे आपका कोई काम नहीं, आप गेस नहीं कर पाओगे, तो उसको रट के जाना। ये कंफ्यूजन वाले सवाल हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन मुझे भी होता है। ठीक है, एंड अगेन अब देखो बाली, बाली नाम का टैक्स देखो कब से चल रहा है, फिर से आ गया बाली भाग। अब ऐसा बोला जाता है कि कभी जो है सवाल ऐसे बनाते हैं कि अब ये बताओ कि कितना टैक्स लेते थे ये लोग। तो सम टाइम ऐसा लिखा है कि 1/6, सम टाइम ऐसा लिखा है, कुछ टाइम ऐसे थे जहाँ पे 1/4 टैक्स लिया था कि अगर आपने 100 चीज उगाई है तो आपको बोला कि 25 मेरे को दे दो। ठीक है, कभी ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे टैक्स लेते थे, तो उसको बोलते थे भाग। मतलब इतना भाग ऑफ लैंड रेवेन्यू आप हमें दोगे एज ए लैंड रेवेन्यू। तो भाग क्या है? लैंड रेवेन्यू। बाली क्या है? एक्स्ट्रा टैक्स है जो पीजेंट पे कर रहा है। शुल्क अगेन आज की जो कस्टम ड्यूटी है वो। ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे ना जब हाईवे पे पास होते थे ना तो वहां पे ना वो था, टोल सिस्टम था और टोल टैक्स कटता था। सोचो आप कितनी एडवांस सोसाइटी थी, टोल टैक्स भी कटता था। अभी देखो सेस के भी कंसेप्ट है, सेस अभी का मॉडर्न कंसेप्ट है, बट उस टाइम पे भी सेस लग रहा है। ठीक है, तो रोड सेस उस टाइम पे लगा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रनया गिफ्ट टैक्स लगा रहे हैं जो अभी हम कुछ टाइम पहले हमारा बैन हुआ है। तो आप सोचो इस तरह की सर चार्जेस, टैक्स पे टैक्स, एडिशनल टैक्स, सेस ले रहे हैं। तो देखो कितनी डेवलपमेंट है इसमें। सवाल जो आता है आपका बारी से आएगा, भागा से आएगा। शुल्का पूछा तो बहुत पूछा, एंड प्रणया पूछा। बीच के 4 मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर विजुअल मेमोरी बन पाए तो बना लो। ठीक है, अब अशोक के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो अशोक ना कभी कभी होता है ना कि आप जरूरत से ज्यादा जब ना अपने दूसरे नाम से जाने जाते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब स्टार्टिंग में जो जेम्स प्रिंसेप थे ये ना इन्होंने डेसिफर्ड करा है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को इन्होंने ही पढ़ा है, डिकोड एक तरीके से बोलो तो इन्हें ही पढ़ा। तो 1837 में डिकोड तो कर देते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता है कि ये जो देवापियम पियादस्य है ये ही अशोक है क्या, इनको नहीं पता चलता है। क्योंकि अशोक ने हमेशा जो है अपने नाम अलग अलग लिखे हैं। कहीं पे ये देवापियम अशोक बोलता है खुद को, कहीं पे पियादस्सी बोलता है, कहीं पे खुद को अशोक बोला है। तो अलग अलग जगह पे नाम अलग अलग, तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये जो बंदा है ये वही है। फाइनली 1915 में ये कंफर्म होता है कि ये जो सारे बंदे हैं ना ये एक ही है, दैट इज कौन है? अशोक है। ठीक है, अब आपको ये जो नाम है ये याद रखो। ये सवाल 2 या 3 बार पूछ चुकी है यूपीएससी की अशोका का जो नाम है, उनके जो मतलब जो रॉक एडिक्ट है, कौन से रॉक एडिक्ट पे अशोका नाम लिखा है। ठीक है, ये वाला सवाल मस्की वाला वो पूछ चुके हैं।
कि मस्की का जो रॉक एडिक्ट है वहां पे अशोका, उनका नाम अशोका मेंशन है। पियादस्य राजा, देखो कितने नाम यार, कितने नाम, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया कि इतने नाम लिखने की क्या जरूरत थी। ठीक है, राजा हो, एक ही नाम से काम चलाते, हमारा सिलेबस बढ़ गया फालतू में। ठीक है, पियादस्य कंधार में, ठीक है, अशोका मौर्य रुद्रमण में, देवापियम अगेन गुर्जारा का जो मैम ये सारा नाम अशोका की है, सब उन्हीं के हैं। ठीक है, अब मैंने स्पेशली यहाँ पर आपका ये चीज अलग से मेंशन करा है। देखो मैंने पूरी लिस्ट दी है रॉक एडिक्ट की, मेजर रॉक एडिक्ट, उससे सवाल आते हैं, बट मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन किया क्योंकि ये सवाल बनता है कि मेजर रॉक थर्ड एडिक्ट 13 में क्या लिखा था, या फिर कलिंग के बारे में कहाँ पे लिखा है, कौन से रॉक एडिक्ट के बारे में लिखा है, तो वो 13 के अंदर लिखा गया है। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आप लोग को यहाँ पर धौली हिल्स और दया रिवर का नाम मेंशन किया है क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि आपसे इलोरा टेम्पल पूछा गया था और आसपास की नदियां पूछी गई थी। ठीक है, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री को मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो मिला के अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग दया रिवर और धौली हिल्स याद रखना कि कलिंग वॉर में कलिंगा के आसपास ये चीज है, उड़ीसा में है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना चाहिए और आपकी ज्योग्राफी का भी काम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कलिंग के वॉर, उसके बाद कलिंग वॉर के बाद कोई वॉर नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अशोका जो है वो एकदम बुद्धिज्म अपना लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, धम्म घोष की पॉलिसी को अपना लेते हैं। तो अब जो है उनका धम्म क्या था, गौतम बुद्ध का धम्म जो है वो अलग है या अशोक का धम्म अलग है। ये कहता है कि टॉलरेंस होना चाहिए। ठीक है, आप एक दूसरे के धर्म के लिए टॉलरेट हो, उनकी कल्चर के लिए टॉलरेट हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। मैं फादर हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो। नॉन वायलेंस, कोई मारपीट नहीं करेगा, कोई जो है कोई उसको एनिमल को नहीं मारेगा। मॉरल कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। स्टेट जो होगा वेलफेयर मेजर लेगा। रिलीजियस इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, मतलब अगर तुम्हें बुद्धिज्म अपनाना है तुम बुद्धिज्म अपनाओ, तुम्हें आजीविका अपनाना है आजीविका अपनाओ, तुम जैन बनना चाहते हो जैन बनो, तुम ब्राह्मण रहना चाहते हो ब्राह्मण रहो। धम्मा घोष होगा ओवर बेरी घोष। और जितने भी रिचुअल्स होते हैं ना उसको आप सिंप्लीफाई करोगे, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो ब्राह्मण्स होते हैं ना, ब्राह्मण्स थे उस टाइम पर, ये रिचुअल्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे थे ताकि उनकी नीड बढ़ती चले, उनकी डिमांड बढ़ती जाए। तो ये आकर के एक तरह से अटैक करता है ब्राह्मण्स की डोमिनेंस के ऊपर, बोलता है जो फालतू के जो रिचुअल्स है ना इसको बंद करो और जितना सिंपल है उतने सिंपल तरीके से रिचुअल्स को मनाओ। ठीक है, ये फालतू की चीजें नहीं होंगी। अब इतना तो बैठा के बना दिया है ना कि ये है, अब लोग मानेंगे कैसे, फॉलो कैसे करेंगे? कोई तो जरिया होगा ना, कुछ तो करा होगा इन सब चीजों को मनवाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया लेकिन फॉलो कैसे करेंगे? तो अब ये अपना धम्मा बना देता है, अब उसको फॉलो करने के लिए मीडियम चाहिए, है ना। अब तुम लोगों तक पहुंचाओगे कैसे इस चीज को? तो इसको करने के लिए अब स्टार्ट करेंगे पिलर एडिक्ट, मेजर एडिक्ट, रॉक एडिक्ट बनाना, केव्स बनाना, यहाँ से चीजें इस तरह से लोगों तक पहुंची जाएंगी। अब क्या है कि धम्मा है, तो अब कौन उसको फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसके लिए भी तो एक ऑफिसर बनाओगे ना। तो उसको बनाया धम्म महात्मा, जो कि इस चीज को देखेगा कि हाँ भैया फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं पे दिक्कत तो नहीं हुई है। तो अब ये अपने इस पॉलिसी को इतना फैलाएगा कि ये हर जगह, सारे रॉक एडिक्ट में, माइनर में, मेजर में, सब में ये चीजें लिखना स्टार्ट करेगा। आपको क्या सब पढ़नी है? देखो है तो बहुत, लेकिन आप मेजर का पढ़ लो। माइनर का इतना इम्पोर्टेंट अभी तक तो नहीं हुआ है, एकदम ही पेपर इतना ही टफ बनाना हो गया, आपकी किस्मत खराब हुई तभी आएगा माइनर से। मेजर से ही आता है ज्यादातर सवाल। तो अब देखो उस टाइम पे क्या था कि पाली जो है ना संस्कृत टाइप की लैंग्वेज है, सबके बस की नहीं है समझना। प्राकृत जो थी वो बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे कि अब तुम उसी लैंग्वेज में समझाओगे ना जिसमें लोगों को समझ में आ रहा है, जो लोग समझ पा रहे हैं, तो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये सेम चीज बुद्धिज्म ने भी अपनाई थी। ठीक है, कि आप ना उस लैंग्वेज में समझाओ जिसमें समझ में आता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग के जो रॉक एडिक्ट हैं, जो बाकी जो सारे रॉक एडिक्ट हैं, उसको प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, जो अफगानिस्तान है, ऑब्वियसली वहां के लोग अलग हैं, वहां पे चीजें डिफरेंट है, तो और वहां पे अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से लिखा गया। वहां पे खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, अरामिक लैंग्वेज के अंदर लिखी गई वहां पे चीजें, वहां पे खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज हुआ। ठीक है, अब मटेरियल बनाओगे, ऑब्वियसली तुम ऐसी थोड़ी ना चीजें बना दोगे कि जिसमें 4 दिन में चीजें उड़ जाएं, तुम्हारी बात कहीं भी तुम्हें अगर पिलर बनाना है तो पिलर बहुत मजबूत होना चाहिए।
तो सैंडस्टोन से पिलर बनाना स्टार्ट किया, रेड सैंडस्टोन से पिलर। हर जगह पर ज्यादातर जो पिलर है वो चुनार और रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन से बना है। एक दो जगह आपको व्हाइट भी मिलेगा, दैट इज फ्रॉम मथुरा। उसके बाद जो है धम्म यात्रा करेंगे, ठीक है, जैसे आज भी होता है ना, लीडर्स यात्रा करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये यात्रा चल रही है, उस टाइम पर भी ऐसे करा ताकि पॉलिसी जो है ना, जो धम्मा पॉलिसी है वो स्प्रेड हो पाए, लोगों तक फैल पहुंच पाए। अब बना दिया दुनिया भर की चीज। अब मेजर रॉक एडिक्ट है, इसके नाम आपको इतना 1 2 3 करके है, 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, जिसके मैंने आप लोगों की लिस्ट दिया है कि किसमें क्या लिखा है। अब थोड़ा सा आपको होगा, बट आप 2-3 चीजें याद रखो जो पूछी जाती है कि अशोका ने कहाँ पे बोला है कि आप जो है ना एनिमल को नहीं मारोगे, और खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं मारेगा, किसी हंटिंग वंटिंग नहीं करेगा, वो पहले रॉक एडिक्ट में बोला गया। उसके बाद आप जो है रिलेटिव को रिस्पेक्ट करोगे, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करोगे, और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महात्मा 5वें में बोला गया। वहां पे वो कहता है कि एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। देखो अगेन इम्पोज कर रहा है कि मैं सबका फादर हूँ, ठीक है। 5th वन वहां पे ऐसा बोला गया। 7 1 में ऐसा कहा गया कि टॉलरेट, आप जो सारे रिलीजियस सेक्ट के लिए टॉलरेट हो गए, ठीक है। धम्मा पॉलिसी जो है आप 11 में उसने बोला कि धम्मा पॉलिसी होगी, एंड 13 में कलिंगा वॉर के बारे में मेंशन करता है। देखो अगर आपको नहीं याद हो पाए या कुछ वैसा है तो कोई बात नहीं है, बट कम से कम कुछ कुछ जो 1st वाला याद कर लो, 5th वाला याद कर लो, 9th याद कर लो, 11th याद कर लो, ठीक है। और अगर क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में, और अगर आपको ये याद है तो आप एलिमिनेट तो कर जाओगे, ठीक है। बट लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कुछ ही सही याद करना। अब कुछ माइनर रॉक एडिक्ट हैं जो कि ना छोटी जगह पर मिले हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट जगह नहीं, बड़ी बड़ी सिटीज में नहीं मिला, जो कैपिटल थे वहां पे नहीं मिला, ठीक है। तो वहां पर भी ऐसे ही बोला जाता है कि जो ईस्टर्न साइड है, जो मगध है, तो वहां पे मगधी प्राकृत में लिखा गया। तो देख लो लोकल लैंग्वेज का यूज करें ताकि लोगों तक चीजें पहुंच पाए। और जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अगेन खरोष्टी के अंदर लिखा गया ग्रीक और आर्केमिक लैंग्वेज। अशोका uses his name, that is the Devapiyam, beloved of the god, only in the 4 places, that is of Maski, ब्रह्मगिरी, गुर्जरा और नेट्टूर, ठीक है। बाकी जो भी जगह थे उसने, बाकी जो भी एडिक्ट्स वगैरह हैं उसने खुद के लिए बोला है, बाकी लोगों के लिए नहीं बोला, वो उसके खुद के लिए था। अब देखो ये जो है, एक दिल्ली के अंदर एक पिलर है, दैट इज तोपरा और मेरठ। ये ना फिरोज शाह तुगलक था, ये तोपारा और मेरठ से लेकर के आया था दिल्ली के अंदर। जो आज भी फिरोज शाह तुगलक कोर्ट है ना, वहां पर ये आपको पिलर देखने को मिलेगा। आप जब जाओगे तो आपको देखने मिलेगा। तो कौन लेकर के आता? फिरोज शाह तुगलक। अगेन इट्स अ क्वेश्चन, तो वो फिरोज शाह तुगलक इसको उठा करके यहाँ पर के लेकर के आते हैं। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदागढ़, ये दोनों बिहार में है, तो यहाँ पर भी आपको पिलर एडिक्ट मिलते हैं देखने को, ठीक है। अब देखो रॉक कार्व्ड केव आर्किटेक्चर, मैं थोड़ी देर में अभी जो है क्लासेस खत्म करूंगी। तो बिहार में एक बारबरा केव्स करके है, ठीक है, जो कि आजीविका जो सेक्ट है, जो मैंने पहले बताया था, उनको गिफ्ट करा गया, ठीक है। तो अब देखो जो आपका जो मौर्यन आर्ट है ना, वो 2 भाग में बटेगा। एक तो वो जो राजा बनवा रहा है, और दूसरा यार वहां के लोग भी तो कुछ ना कुछ करते होंगे ना, तो वहां के जो लोग कर रहे हैं वो एक अलग आर्ट है, और जो राजा कर रहा है वो एक अलग आर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम मौर्यन आर्ट को 2 भागों में पढ़ते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछी जाती है, दैट इज दिस, ये, ठीक है। ये जो आयरन पिलर वो बनाता था, तो कैसा आयरन पिलर होता था, किस हिसाब से होता था, किस पार्ट को क्या बोलते थे, किधर क्या है। ये सारनाथ का आयरन कैपिटल है, जहां से आपको सप्तमेव जयते का जो हम लोग का स्टेट एम्बलम है वो यहीं से लिया गया है, ठीक है। और ये जो आपको व्हील दिख रहा है ना, ये जो बीच में व्हील है, इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ये जब मैं आपको बुद्धिज्म पढ़ाऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये सिंबल है, ठीक है। ये जब मैं आपको बुद्धिज्म पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि ये चीज है क्या, ये धर्म चक्र परिवर्तन एक्चुअली में है क्या। और ये जो ऊपर आपको लायंस दिख रहा है, ये डिफरेंट अलग, कहीं पे बुल था, कहीं पे एलिफेंट था, बट यहाँ पे जो सारनाथ है वहां पे 4 लायन है ऐसे करके, ठीक है। अब आप एक बार को इसके देख, कोर्ट आर्ट वो होते हैं जो कि राजा खुद से बना, तो राजा क्या बनवाएगा? ऑब्वियसली महल बनवाएगा, पिलर बनवाएगा और स्तूप बनवाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मौर्यन आर्किटेक्चर का। पॉपुलर आर्ट है जो लोग खुद से करेंगे, क्या बना देंगे? केव बना देंगे, पॉटरी, नगन ब्लैकवेयर पॉटरी और स्कल्पचर। ये दिस इज द एनिमल पार्ट, ठीक है। ये ऊपर बैठा है ना, ये जो चकोर सा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अबाकस,
और ये जो इन्वर्टेड जो उल्टा हुआ लोटस है, दिस वन, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। ये जो है ना जो पे बैठा हुआ है ये चीज, इसको हम बोल रहे हैं बैकस। ठीक है, ये सर्कुलर इन शेप भी होता है, रेक्टेंगुलर इन शेप भी होता है, और ये जो पूरा का पूरा है इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। ये मोनोलिथिक होता है, मतलब एक ही पत्थर से बनाया गया। ये डिफरेंट, ये जो है उस टाइम पे दो टाइप के पिलर चल रहे थे। एक जो अफगानिस्तान के साइड पे आर्किमेडियन एम्पायर था ना, वो भी पिलर बनवाता था, बट उसका पिलर और मौर्यन पिलर में ये डिफरेंस था। हमारे पिलर्स जो थे वो मोनोलिथिक थे, उनके मोनोलिथिक नहीं थे, मतलब मेड अप ऑफ सिंगल स्टोन नहीं थे। ठीक है, और उनके जो पिलर्स थे वो बिल्डिंग के साथ में अटैच होते थे, और जो हमारे थे, हम राजा जो है अलग से बिल्कुल स्ट्रेटली खड़ा करवाता, स्टैंड अलोन, कि अपने आप ही खड़ा रहे। ठीक है, और द बेस्ट थिंग जो इसकी आर्किटेक्चर का द बेस्ट पार्ट है, दैट इज स्तूप। ठीक है, स्तूपा जो मैं आपको उसमें भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी स्तूपा क्या होता था। कि पहले देखो स्तूपा ना ऐसा नहीं था इसी टाइम पे बनना स्टार्ट हुआ, स्तूपा पहले भी बनते थे, बट पॉपुलराइज यहाँ से होना स्टार्ट। ठीक है, पॉपुलराइज यहाँ से होना स्टार्ट होंगे, और स्तूपा धीरे धीरे करके बहुत खूबसूरत बनना स्टार्ट होंगे। जैसे जब सातवाहन आएंगे ना, तो वो बहुत खूबसूरत तरीके से गेटवे को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये धीरे धीरे करके ना चीजें खूबसूरत होना स्टार्ट होगी। अशोका के टाइम पे ब्रिक से बनता था। ठीक है, उससे पहले ऐसा था कि उसके बाद फिर स्टोन से बनाने लग गए। इस तरह से चीजें चेंज हो रही। आप एक बार आर्किटेक्चर देखिए, ये देखो, ये है स्तूपा। ये जो हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं अंडा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं हर्मिका। और ये जो है ना ऐसे अम्ब्रेला टाइप का पार्ट होता है, इसमें 3 छतरी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं छतरी। ठीक है, तोरन्स, ये वुडन आर्किटेक्चर होता है, पहले वुडन होता था, बाद में इसको बहुत खूबसूरत तरीके। तोरन मतलब होता है गेट, आप इस गेट से अंदर जाओ। ये दिस इज मेदी, ये सारे वुडन आर्किटेक्चर थे एक टाइम पर। ये जो आपका ये एरिया है ना, ये जो अंडा के पास में जो है प्रदक्षिणा पथ, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, गोल गोल घूम करके ना पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, सर्कमबुलेटरी पाथ है जहाँ पे घूमते हैं, और जो भी उनका जो मंत्र है वो यहाँ पर इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आपका क्या बोलते हैं उसको, स्तूप। ये बेसिक स्ट्रक्चर था स्तूप का। तो अब ये है क्या, स्तूप बनाते क्यों थे? तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे ना, जो गौतम बुद्ध के जो रिलिक्स है उनके मरने के बाद, तो उसको रखा जाता था, उसमें एज अ सिंबॉलिक है ये सारी चीजें। ठीक है, उसको ऐसे रखा जाता। फिर ऐसा बीच में ऐसा भी हुआ कि उसके लिए लोगों में लड़ाई भी हो गई कि नहीं, जो ओरिजिनल पार्ट है वो मैं रखूंगा। जो राजा थे आपस में लड़ने भी लगे, तो 2-3 जगह पर आपको इसकी लड़ाई भी दिखेगी। तो ऐसा बोला जाता है कि आफ्टर द बुद्धा 7 या 8 बने हैं टोटल, जिसमें कि 7 में जो है ओरिजिनल रिलिक्स है और 8 में वो है जिसमें उनकी रिलिक्स रखी गई थी। तो इस तरह से जो ये आपको मैंने यहाँ पर के लिख करके दिया है कि क्या चीज क्या है, कितना आपको देखो। तोरण पूछते हैं, गेटवे होता है। ठीक है, आपसे छतरी पूछते हैं कि छतरी क्या होता है। अंडा नहीं पूछेंगे क्योंकि अंडा आप नाम से भी गेस कर लोगे कि अंडा होता क्या। ठीक है, हर्मिका पूछते हैं कि हर्मिका क्या होता है। ठीक है, जो छतरी है उसमें ऐसा बोला जाता है कि 3 होता है उसके अंदर। ठीक है, 3 पार्ट ऐसे करके उसमें 3 पार्ट में छतरी को जो बोलते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो बुद्धा का जो लाइफ था ना, जिसपे बुद्धा, धर्मा और संगा, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म बोलते हैं। तो वो जो छत्रवली है जिसमें 3 छत है, वो उसको दिखाता है। दिस वन, ये 3 होता है यहाँ पर। आप देखोगे, आप शायद इसमें क्लियर ना दिख रहा हो, आप डाउनलोड करके या पे गूगल पे देख, तो ये ऐसे करके 3 क्षत्रिय होते हैं। तो ये 3 को दिखाता है कि बुद्ध, धर्म, संघ। ठीक है, तो इतना ही है आज की क्लास के लिए। आई थिंक बहुत टाइम भी हो गया, 11:30 हो गया, आप लोग शाम से पढ़ रहे हो। तो दिस इज इट। बाकी अदर क्लास में आपको इन्फॉर्म, मैं नेक्स्ट क्लास कब लूंगी ये आपको सारे इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, किसी के पास कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए अभी। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया मैम। मैम मुझे एक सवाल था। इतनी मेहनत से कोई नहीं पढ़ाएगा, दुनिया का कोई टीचर नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। इतनी यस सर, मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। थैंक यू वेरी मच फरहीन मैम। थैंक यू सर। आप लोग मुझे एक सवाल था। जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा ना, बस मेरे लिए वही है, मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे मैम भी नहीं बोलोगे तब भी चलेगा। फरहीन मैम मुझे एक सवाल था। हाँ जी, फाइजा।
जी मैम, जो दिल्ली सल्तनत का आपने टॉपिक कराया था, क्या उसमें सैयद डायनास्टी इम्पोर्टेंट है या उसको स्किप कर सकते हैं? देखो सैयद डायनेस्टी आप स्किप कर सकते हो, आप किसी भी बुक में देखोगे उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसके फाउंडर के नाम याद रख लो कि खिज्र खान उसका फाउंडर था, एंड दैट्स इट। उनको ना इतना रूल से मतलब नहीं था, तो उसमें कुछ एक बार यूपीएससी ने थोड़ा उससे एक अजीब सी सवाल बनाया था, तो एक बार उससे एक सवाल आया है, उसके अलावा कभी नहीं आया, और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल रही है, तब भी हम भी इतना नहीं पढ़ते, ऑप्शनल में भी नहीं पढ़ते, ठीक है, तो आप स्किप करके जा, कोई बड़ी बात नहीं, फाउंडर का नाम याद रखो बस, दैट्स इट। मैम हिस्ट्री का कंपाइल्ड क्रक्स भेज दीजिएगा जिसमें सारा मॉडर्न, एंशंट और मेडिवल तीनों का हो जिसमें। ठीक है, मैं उसको मर्ज कर दूंगी। नहीं वैसे नहीं वो नहीं, इसमें क्या है, देखिए क्या मांग रहे हैं लोग, उसका मैं बना रहा हूँ। जैसे हमने सी सेट का दे दिया, कल बच्चों आप लोगों को ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का क्रक्स देंगे हम, पीपीटी हिंदी की जरूरत, उसी तरह हिस्ट्री का मैम दे देंगी। अब आज का लास्ट है इनका, इसके बाद लास्ट में ही होगा 2-3 क्लासेस, तो मैं मैम से डिस्कशन करके ले लूंगा, आप टेंशन मत लो। सर वो हिंदी का देख लेते प्लीज। क्या चीज? सर हिंदी की पीडीएफ का देख लो प्लीज, हो जाए तो। हाँ मैं हिंदी में भी करके दूंगा उसको। ठीक है मैम परिन मैम, हाँ हाँ मैम ये जो आपने पढ़ाया था ऑफिस टाइटल और रोल फंक्शन, मैम ये इम्पोर्टेंट है, मतलब मैम इसको स्किप नहीं करना है ना, इसको अच्छे से हाँ, कवर उसको करें। हाँ, तो अभी तो जस्ट आपने देखा ना कि अभी कल के पेपर में यूपीएससी ने ये चीज पूछी है। यस मैम, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फाउंडर, डिपार्टमेंट, ऑफिस टाइटल, ये सब चीजें अच्छे से कवर कर लेना मैम। हाँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी ठीक है, मच। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम कम है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम इतनी अच्छे से पढ़ाने के लिए। थैंक यू।